बाजारों में जबरदस्त तेजी के साथ दिन की ऊंचाइयों पर होता हुआ कारोबार, सेंचुरी मारता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी आज फिर से लीडरशिप पोजीशन में। आखिरी 1.5 घंटे में मजबूती बरकरार रहेगी या फिर आएगी प्रॉफिट बुकिंग, क्या करें फोकस और कहां करें कल की तैयारी, इस पर रहेगा खास हमारा आज का एक्शन। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि ग्लोबल वीकनेस जो सुबह की थी उसको नकार कर हमारे बाजार तो बढ़िया तेजी में। सवाल यही है कि क्लोजिंग कैसी होगी। अनिल जी, बड़ी बातें जान ले इस समय की, क्योंकि कुछ और भी एक्शन स्क्रीन पर बन रहे हैं। पहले तो बड़ी बातें हमारे पास आज तो बड़ी हैं, सारी बातें बड़ी हैं। हाँ, दिन की ऊंचाइयों पर है मजबूती के साथ कारोबार, सेंचुरी मारता हुआ निफ्टी 450 अंक ऊपर है, बैंक निफ्टी 39,800 के करीब। सरकारी बैंकों का इंडेक्स 3% मजबूत, एनबीएफसी, ऑटो, एफएमसीजी, आईटी और फार्मा, ये सारे सेक्टर हैं मजबूती के साथ कारोबार करते हुए। मेटल और रियल एस्टेट थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए, मेटल ग्लोबल मार्केट्स की वजह से, रियल एस्टेट सेक्टर ओबेरॉय रियल्टी के नतीजों की वजह से। डाउ फ्यूचर्स 200 अंक ऊपर है और यूरोप में आधा % तक की शानदार मजबूती। ये है अब तक का पूरा हाल बाजारों का। बिल्कुल, तो बाजारों का हाल तो बढ़िया दिख रहा है अनिल जी, और एक्शन में भी बाजार अच्छा दिख रहा है इस समय। जरा समझाएं सर, नतीजे भी कुछ आ रहे हैं, उस पर भी करते हैं फोकस। इनफैक्ट पीवीआर के नतीजे स्क्रीन पर आपको ले लो, पहले नंबर दिख रहे हैं पीवीआर के। यही है 3.5 बजे तक, नंबर पहले लो। 53 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 71 करोड़ का घाटा है कंसोलिडेटेड बेसिस पर, बट ये घाटा अनुमान से थोड़ा बेहतर है, क्योंकि अनुमान 80 करोड़ के घाटे का लगाया था, तो उसके सामने 71 करोड़ का घाटा आया है। कामकाजी मुनाफा 342 करोड़ से घटकर 154 करोड़ का आपको आते हुए दिख रहा है। जहां तक पीवीआर का सवाल है, मार्जिन्स इनके 22% पे मार्जिन्स आ रहे हैं, 35% से घटकर। तो साल दर साल तिमाही दर तिमाही अगर देखेंगे तो डेफिनेटली आपने नतीजों में कमजोरी देखी है, बट ये थोड़ा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पिछली तिमाही में कुछ बड़ी रिलीजेस थी और इस तिमाही में हमने देखा कि रिलीजेस उतनी अच्छी नहीं रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट है। वाई ऑफ कोर्स हम इन नतीजों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल की बेस थोड़ी लड़खड़ा गई थी इमीडिएटली आफ्टर कोविड लॉकडाउन जो ओपनिंग अप हुई थी। तो थोड़ा तिमाही दर तिमाही अनिल जी परफॉर्मेंस में सुस्ती है, बट अनुमान से बेहतर नतीजे दिख रहे हैं, और इसलिए आप स्टॉक पर भी रिएक्शन इस समय आते हुए देख रहे हैं। करीब 1.5% ऊपर डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अनुमान से बेहतर बट वैसे सुस्त नतीजे पीवीआर के। बट बाजार की बात करें अनिल जी, अनुमान से तो बहुत बेहतर बाजार आज परफॉर्म कर रहे हैं, और एक अच्छी मूव आई 17,300 के पार हमने निफ्टी को भी जाते हुए देखा। बैंक निफ्टी तो अब 40,000 पर नजर बना रहा है सर, कैसे देखिए? सिंपल सा फॉर्मूला जो सुबह आपने सबसे पहले बात आज यही की थी कि जब भी ग्लोबल मार्केट्स की वजह से बड़े गैप से खुलेगा तो आपको लेना है, और जब भी ग्लोबल मार्केट्स की वजह से बड़े गैप पर ऊपर खुलेगा तो देना है। आज नीचे खुल के आपको मौका बराबर। यस, आज नीचे के लेवल पर भी हमने शॉर्ट करने के लिए टारगेट ऊपर के रखे, नीचे के रखने नहीं। करेक्ट। 17,275, 17,375, आज देखिए 17,375 का हाई एग्जैक्टली वही बना है। और बैंक निफ्टी में भी 600 के ऊपर सीधा 900 था, 885 का 890 का हाई है। तो एग्जैक्टली दोनों हायर लेवल पर पहुंचा है। 17,325, 17,350 आज के लिए हायर लेवल है, और बैंक निफ्टी का भी 39,900 के आसपास का है। तो लगभग हायर लेवल पर हम पहुंच गए। आज के लिए जितना बढ़ना था बढ़ चुके हैं। सुनकर अच्छा नहीं लगा मेरे हिसाब से, तो आज के लिए जितना बढ़ना था। अब अनलेस की डाउ फ्यूचर ही 300 पॉइंट ऊपर हो जाए, अभी 185 है, 300 हो जाए तब तो एक अलग बात है। 100 पॉइंट और डाउ फ्यूचर्स बढ़ जाए तब तो हम उसको बट मेरे हिसाब से 39,900 और 17,325, 350 डन फॉर द डे आज के लिए काफ़ी है। ठीक है। सो क्योंकि जहाँ से शुरुआत की वहाँ से आप देखिए कहाँ पहुँचे हैं। करेक्ट। सो आई थिंक दोनों तरीके से ट्रेड करिए आप आराम से। ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक के वापस इंतजार कीजिए। सपोज नीचे आता है आपको 17,175, 17,200 एंट्री कर लीजिए वापस। बैंक निफ्टी अगर आपका 39,500, 600 आता है, 600 पे थोड़ा ले लीजिए, 400 पे, 300 पे आता है और ऐड कर लीजिए। तो नीचे टुकड़ों में लेते रहिए, ऊपर में प्रॉफिट बुक करते रहिए। अच्छा है मार्केट, सुबह आपको डरने नहीं दिया। यस, अब मैं कूदने नहीं दे रहा। ज्यादा भी हो जाए। ऐसा भी नहीं कि डाउ फ्यूचर 500 ऊपर है जो आप एकदम कूदेंगे भैया। ठीक है ना, अच्छे बढ़े हम। एक तो हम फ्राइडे की वजह से गिरना चाहिए, वो नहीं गिरे, और डाउ फ्यूचर को देख के बढ़े, अच्छी बात है। लेकिन किसी भी लेवल पे एंटर नहीं करना है। जब सुबह करना था, अगर नहीं किया तो अब करने का लेट है आपका। अब लेट है। हाँ, सीधी बात है। 325, 17,325, 17,350 प्रॉफिट बुक करने की जगह 39,900 प्रॉफिट बुक करेंगे। एक ही चीज़ बदलेगी, अगर डाउ फ्यूचर की और 100-150 पॉइंट की दौड़ लगा ले, वो मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो आप देखो। करेक्ट। हाँ, तो बाकी इतना बढ़े ना यार, अच्छा खासा, और क्या चाहिए? जान लोगे बच्चे की और क्या चाहिए? सही बात है। मतलब इतना डर, 2.25, और वीकेंड लोग नाक में दम कर देते हैं। बहुत ज्यादा। कोई भी ट्वीट डालो उसके ऊपर रिप्लाई में SGX निफ्टी आता है।
अरे SGX निफ्टी बोल रहे 200, अरे तो क्या करे, 200 है, खुलेगा तो मंडे को ही। हाँ, भाई अभी क्या कर सकते हैं? कौन कौन देख के परेशान हुए, क्यों हुए? कुछ नहीं होता भाई, ज्यादा पैनिक के टाइम डरना नहीं है, और ज्यादा गर्मी हो तब बहुत कूदम पूरी नहीं करनी है। सुबह भी ये बात हुई थी, दिवाली तक व्यू ठीक है, Yes. बाय ऑन डिप्स का व्यू है, बना हुआ है 17,300 17,500 ऊपर 200 पॉइंट की जगह रुकने की है, 16,800 17,000 लेने की है। ये रेंज में ही हमें काम करना है। 500 के ऊपर बंद हो गया तो और कूदेंगे हम, 16,800 के नीचे बंद हो गया तो और खराब हो जाएंगे। जब तक ये नहीं हो रहा तब तक सिंपल फॉर्मूला, क्लियर कट, आराम से देखिए, एंजॉय करिए, दोनों तरफ के मौके एंजॉय करिए। और आज बैंक निफ्टी की कॉल तो सुबह परफेक्ट टाइमिंग पर रही और अच्छी गेंस भी आई बैंक निफ्टी, और लीडरशिप भी अभी बैंक निफ्टी आपको दिखा रहा है 450 अंक ऊपर करता हुआ ट्रेड। आइए फिर खबरें और ट्रिगर्स जान लेते हैं कुशल और अरमान के साथ। कुशल, पहले ट्रिगर्स जानते हैं। गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से आज एफएनओ स्पेस से अभी कैनफिन होम्स के नंबर्स आना बाकी है, साथ ही कैम्स की बोर्ड मीटिंग है। यहाँ पर इनकी जो सब्सिडियरी है कैम्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस, इसमें निवेश करने के लिए कंपनी बोर्ड बैठक करती हुई दिखेगी। महाराष्ट्र सीमलेस और स्टार हाउसिंग फाइनेंस, इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिएगा क्योंकि इनकी बोर्ड बैठक है। बोनस शेयर और साथ ही शेयर विभाजन के लिए विचार करते हुए ये दोनों कंपनियां दिखेंगी। इनफैक्ट 18 अक्टूबर कल के दिन में एफएनओ स्पेस से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एलटीटीएस, पॉलीकैब और साथ ही टाटा कम्युनिकेशन के नंबर्स आएंगे, और क्विक हिल टेक्नोलॉजीज का बाईबैक भी बंद होता हुआ कल के दिन में नजर आएगा। एचएलई ग्लास कोट, इसकी स्टॉक स्प्लिट है 10:2 के 10 रुपए से 2 रुपए पर, तो इसकी एक्स डेट होने वाली है। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से चीन का Q3 जीडीपी आंकड़ा आपके सामने रखा जाएगा। 19 अक्टूबर अंत में बुधवार यहाँ पर निफ्टी से 3 कंपनियां इंडसइंड बैंक, नेस्ले और साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट अपने नंबर्स लेकर आएंगी। और एफएडीए स्पेस से 8 कंपनियां हैं चुनिंदा नाम में, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, हेवल्स इंडिया, एचडीएफसी, एएमसी जैसी कंपनियां हैं। इनफैक्ट एसएनपी बीएसई इंडाइसेस में बदलाव भी होने वाले हैं। एक बीएसई 500 में जहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज निकलते हुए नजर आएंगे और सामवर्धन मदरसन इंटरनेशनल इसमें शामिल किया जाएगा। और बीएसई 200 पे अदानी विल्मर ऐड होगा और आरती इंडस्ट्रीज इसमें से भी निकल जाएगा। एक्स डेट है एक्सेल टेक्नोलॉजीज अंतरिम डिविडेंड की, और आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर इशू एंड अलॉटमेंट जो किया गया था एक शेयर का आरती फार्मा लैब्स का, वहाँ पर इसकी एक्स डेट होने वाली है। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूके और यूरोप का सीपीआई आंकड़ा आपके सामने आएगा, और यूएस के लिहाज से इनका हाउसिंग आंकड़ा भी सितंबर महीने का आपके सामने दिखेगा। तो भरपूर डेटा आने वाला है। नतीजों का तो सीजन फुल फ्लो में है, बट और भी कई सारा डेटा है जहां पर रखने आपको नजर। आइए फिर अरमान से जानते हैं कुछ आज के नतीजे आ चुके हैं और कुछ और खबरें। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं। जी, सबसे पहले एसीसी के नतीजे जो काफ़ी कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है। हालांकि आय तो यहाँ पर 6% की बढ़ोतरी है, पर इनका कामकाजी मुनाफा लगभग 98% घट गया है। मार्जिन सिर्फ 19.1% से घट के 0.4% पर आए हैं, और जो मुनाफा था 450 करोड़ का, इस बार 91 करोड़ का घाटा आया है। एक मुख्य रीजन वही है जो कॉस्ट है, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट अगर आप देखेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू 33% आई है, जो पहले से 20% के आसपास की थी। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, यहां पर मुनाफे में 26% की बढ़ोतरी है, आय में भी लगभग 36% की बढ़ोतरी है, पर मार्जिन में थोड़ा कट है, 25.1% से घटकर 22% पर आए हैं। अनूप इंजीनियरिंग, यहां पर भी अगर मुनाफे में देखेंगे 16 करोड़ से घटकर 13 करोड़ पर, आय में लगभग 14% की बढ़ोतरी है। मार्जिन में यहां पर भी कटौती है, 25.4% से घटकर लगभग 20.3% पर आए हैं। ओरिएंट होटल्स, नतीजे बढ़िया आए हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। 4.8 करोड़ का जो इनको घाटा था उसके मुकाबले 11 करोड़ का इनको मुनाफा आया है, और कामकाजी मुनाफा भी 4 करोड़ से बढ़कर 23 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एनआईआईज बढ़िया आए हैं, लगभग 26% की ग्रोथ हुई है, और जीएनपीए एनएनपीए दोनों में सुधार है। जीएनपीए की अगर बात करेंगे, ग्रॉस एनपीए की बात करेंगे, 3.7% से घटकर 3.4% पर, वहीं नेट एनपीए 0.9% से घटकर 0.7% पर आए हैं। पूर्वांकरा, इन्होंने Q2 का अपडेट दिया है। जो इनकी बिक्री है, टोटल ओवरऑल बिक्री जो है वो 33% बढ़कर वाई आधार पर 793 करोड़ 790 करोड़ के आसपास आई है। रॉयल ऑर्किड, जहां पे कंपनी ने अपडेट दिया है कि उन्होंने गोवा में एक 5वां होटल खोला है। JSW स्टील, जिसमें कंपनी का स्मार्टेक्स के साथ इन्होंने करार किया है, और ये लो एमिशन होटल 4 पहले से है। यस, कंपनी ने गोवा में 5वां, मतलब टोटल इनके टोटल पक्का बताओ, आशु जी बैठे हैं शो में, इन्फॉर्मेशन सही जानी चाहिए। ये उनका गोवा में 5वां होटल है या टोटल मिला के 5वां होटल है? चेक करना पड़ेगा। हाँ, आशु जी भी कभी भी काउंटर एंकर बनने के चक्कर में ना पूछ लेते, फिर मुश्किल सवाल हो। हाँ, ओके, और फिर गोवा का हो और होटल का हो तो आप समझ ही सकते हैं। जी सर। हाँ, तो बताइएगा बाद में, कान में बता दीजिएगा कि 5वां खुला है या टोटल 5वां है। जी सर। हाँ।
JSW स्टील, इन्होंने कंपनी ने स्मार्टेक्स के साथ करार किया है और ये लो एमिशन स्टील उत्पादन के लिए जो है इन्होंने करार किया है। जाइडस लाइफ साइंस, इनको यूएस FDA से एक दवा की शुरुआती मंजूरी मिली है और इस दवा का उपयोग लंग डिसीजेस के लिए किया जाता है उसके उपयोग में। अनुपम रसायन, यूरोप की क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी के साथ इन्होंने करार किया है और उसका करार के तहत ये अगले 3 साल तक उसकी सप्लाई करने वाले हैं और उसी के साथ साथ 2 लंबी अवधि के लिए जो उन्होंने है ये उसको ब्रेकअप में करार किया है। और अंत में शुगर स्टॉक्स के साथ पर भी फोकस करेगा क्योंकि इन्होंने जो इस्मा का शुगर का अपडेट आया है जिसमें उन्होंने कुल उत्पादन उन्होंने बताया है 2023 में लगभग 3.65 करोड़ टन का है, उसमें इथेनॉल का लगभग 45 लाख टन का है और कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें करूर वैश्य बैंक 22 लाख शेयर्स और NTPC लगभग 16 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें। आज काफी काम रहा अरमान के पास, तो ये सारी खबरें आपको अरमान ने बताई है। आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। मुस्कुराते हुए चेहरे देख लीजिए, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी के, वागले साहब, किरण जी, सचिन जी और आशु मदान साहब भी मुस्कुराते हुए आपको नजर आएंगे। आइए बिगुल के साथ करते हैं शुरुआत और पहला बिगुल है BTST का, सचिन जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर SRF में एक फ्रेश ब्रेकआउट रजिस्टर हो रहा है। ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी इमीडिएट बेसिस पे रेकमेंड भी किया है ऑप्शन द्वारा, बट जिस तरीके से फ्यूचर्स की प्लेसमेंट है मुझे लग रहा है 2700 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। 2575 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2538 पे एंड खरीदारी करनी है SRF के फ्यूचर्स में। 2620 होगा इंट्राडे टारगेट एंड 2700 का होगा पोजिशनल टारगेट। तो ये है आपके लिए SRF में खरीदारी करने की राय, 2575 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ। आइए मुलाकात करते हैं आशु सर से भी। आशु सर, स्वागत है आपका। पहले तो बताएं सर, बाजार पर यूं निचले स्तरों से शानदार रिकवरी आई है, लेना है या देना है? अनिल जी, आजकल तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ये भी इल्ज़ाम लगा देंगे कि शायद आपका और मेरा व्यू इतना बढ़िया है कि मतलब कूदने नहीं देना और डरने नहीं देना। तो अनिल जी, बिल्कुल 3-4 दिन से इतना बढ़िया चल रहा है। जब वो पिछला 250 पॉइंट का गैप डाउन हुआ तो कि गैप डाउन पे बेचना नहीं है, लेना है। परसों अनिल जी फ्राइडे को गैप अप हुआ, आपने भी कहा कि नहीं लेना नहीं है, मैंने भी कहा कि गुड डे टू सेल कॉल्स। आज अनिल जी फिर गैप डाउन हुआ तो यही बोला कि आज अगेन कॉल्स लेने का दिन है और शॉर्ट पोजीशन जो है अपनी कवर करनी चाहिए और लॉन्ग जो अपने स्प्रेड्स है उसमें बने रहना चाहिए। तो अनिल जी इतनी बढ़िया मार्केट टचवुड चल रही है कि ट्रेडिंग के लिए तो घूम फिर के अनिल जी कंक्लूजन क्या है? ट्रेडिंग मार्केट है अनिल जी, आपको दोनों तरफ रहना है, आपको लॉन्ग भी करना है, आपको शॉर्ट भी करना है। अनिल जी, ब्यूटी ऑफ द मार्केट देखो आप, मतलब मार्केट की ब्यूटी, और थोड़ा सा अगर आपका मन करे तो क्रेडिट दे देना। वैसे आप बेरिश क्रेडिट आजकल दे नहीं रहे हैं और जैसे कुणाल जी ने अपनी वो यूनियन के लीडर बन गए, मुझे भी कोई यूनियन लीडर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि आप बुल और बियर की इक्वालिटी नहीं कर रहे हैं। जो तारीफें लॉन्ग कॉल्स की होती हैं वो शॉर्ट की नहीं हो रही हैं। एनीवेज अनिल जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मार्केट 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी ऊपर है। शॉर्ट कॉल्स अनिल जी अदानी पोर्ट, वेदांता, टाटा पावर, टाटा मोटर, सेल, नैल्को, हिंद कॉपर, ये नीचे के जो छोटे वाले मेटल स्टॉक्स हैं अनिल जी, सबके सब नेगेटिव हैं और अभी भी शायद एज इज वेरीज बेसिस पे व्हाइल वी आर टॉकिंग ये इतना बढ़ने के बाद भी नेगेटिव आशु जी, व्हाइल ऑन द अदर साइड अनिल अरे आशु जी, आप समझे नहीं। आशु जी, ये क्या है, ये तारीफ के लिए ये सब लोग इंतजार करते हैं, आप इंतजार नहीं करते। मैं निफ्टी के बाद स्टॉक्स पे आ रहा था, उसके पहले आपने कर ली। तो मैंने कहा जब अभी तो मैंने निफ्टी का ही पूछा था, मैंने कहा बाजार और निफ्टी का बताओ, फिर मैंने कहा जब स्टॉक्स का पूछूंगा तब मैं बोलूंगा वाह आपका IEX गजब का शॉर्ट, बहुत ही खतरनाक। मतलब बिल्कुल जो जैसे कुछ कुछ स्टॉक आप बोलते हैं सदाबहार बाय है, हमेशा लेने हैं, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा काइंड ऑफ, वैसे आपका ये तो उसमें सवाल ही नहीं है सर। देखो बाकी छोड़ो बेचने की, मुझे याद है 250-250 रुपए में सबसे जोर से SBI लेने के लिए लेने वाला भी बराबर याद है सर, और तब 500 रुपए के टारगेट थे 600 रुपए के। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर ऐसा थोड़ी, आपको कैसे भूल सकते हैं? अच्छा चाहे भूलना तो भूल नहीं पाते एक्चुअली। नहीं अनिल जी, पता है क्या है, देखिए अनिल जी मंदी के स्टॉक्स में ना अनिल जी मंदी के स्टॉक्स में ना एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है। मुझे ये समझ नहीं आता कभी कभी, जैसे मतलब अगर ये 7 स्टॉक्स बताए अनिल जी, और ये मेरी लाइफ तो अनिल जी एक्सपायरी टू एक्सपायरी, मैं बोलता हूं कि हमने कोई लंबा व्यू तो होता नहीं है अनिल जी। वो राइट होके भी अगर आप मंदी में राइट भी हो जाओ ना, उसके बाद भी कुछ ट्रोलर जो इन्वेस्टर होते हैं परेशान हो जाते हैं। मतलब ऐसे रिप्लाई आते हैं, अब देखना क्या होगा, तब क्या होगा। अरे भाई अब और तब से मुझे क्या लेना देना, हमने पैसे ट्रेडिंग में बनाने थे, बना लिए, खत्म हो गए, मैं कोई किसी चीज के अगेंस्ट थोड़ा हूं। लेकिन अनिल जी ये बड़ी अजीब चीज है, मतलब तेजी में आप
बिल्कुल कुछ भी बोलते रहो, आप 10 बार रॉन्ग चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदी में राइट होके भी ट्रोलिंग होती है, ये मेरे को एक नया एक्सपीरियंस हुआ है। सो एनीवे अनिल जी, आई एम लविंग इट, स्टॉक्स हैं, आई एम लविंग इट। पहली बार कोई आया है ऊंट पहाड़ के नीचे बंसल जी के बाद जिसको ट्रोलिंग की समस्या हुई है। बंसल जी इतने खुश हो रहे आप बता नहीं सकते हो मतलब। हाँ, जी कुणाल जी। नहीं अनिल जी देखिए यूनियन। हाँ कुणाल जी बोलिए। अनिल जी देखिए, आशु जी परेशान हो रहे हैं। अनिल जी, आशु जी को ये समझना चाहिए कि इसमें मंदी और तेजी का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये तो आशु जी को देखकर लोगों का ट्रोलिंग करने का मन करता है। तो ये आशु जी की समस्या है अनिल जी, मंदी तेजी की नहीं है। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, ट्रोलिंग इज दी फर्स्ट साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी अनिल जी। और देखिए प्रॉस्पेरिटी ऐसी है कि आशु मदान जी आप कोट पहन के, अनिल जी सूट पहन के आए हैं। आपकी इतनी रिक्वेस्ट के बाद आज तक 2018-19 में कोविड के बाद कभी अनिल जी बजट के ऊपर कोट पहना है अनिल जी। और अनिल जी ऐसी इनकी ट्रोलिंग रही तो ये टाई भी पहन लेंगे अनिल जी। भगवान इनकी प्रॉस्पेरिटी अनिल जी बनाए रखे। अरे बढ़िया है, वही वाली बात है। आशीष जी के भी दोस्त बहुत अच्छे हैं एकदम। आशीष जी मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, 2 मिनट दीजिएगा जल्दी से। एक बिगुल है वागले साहब के लिए, वागले साहब के लिए बिगुल के बाद वापस लौटता हूँ आपके पास। बताए वागले साहब। जी गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून। अनिल जी मुझे एक पेयर ट्रेड देना है, एक बाय कॉल है एक सेल कॉल है, तो हेज भी हो जाएगा। बाय करना है कैन बैंक में, जिसमें एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आज हुआ है 236-236.50 के करंट भाव से लेकर 235 तक बाय करें। 232 का स्टॉप लॉस होगा, 245 का पहला टारगेट, 252 का दूसरा टारगेट। ये 1 से 2 दिनों का व्यू है। बेचना है सिंजीन को 540 का लेवल अभी इसने ब्रेक किया है। 538 का करंट प्राइस है, 538, 540, 41 के रेंज में बेचे। 545 का स्टॉप लॉस होगा, 520 का पहला टारगेट, 510 का दूसरा टारगेट। तो यहाँ पर बिकॉली करने की राय सिंजीन में और खरीदारी करने की राय केनरा बैंक में आती हुई आपके लिए वंडरफुल। कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का बिगुल। कुणाल जी, राकेश जी कृपया करके अपनी कॉल बताएं। जी अनिल जी, एक्चुअली देरी इस कारण से हुई है कि बिल्कुल अनिल जी सुनाई नहीं दिया। और अनिल जी, और हमारा अनिल जी जो चार्ट कॉर्नर पिक है इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। खरीदारी की राय है एनटीपीसी में। मार्केट में अनिल जी करेक्शन आई, स्टॉक ने भी ऊपर से करेक्शन दिखाई, बट इस करेक्शन के अंदर कहीं भी किसी तरीके से पैटर्न का डिस्टॉर्शन नहीं, किसी तरीके से नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं। ट्रेडिंग के नजरिए से भी बढ़िया है और निवेश के नजरिए से भी बढ़िया है। और निवेश के नजरिए से पहले भी मैंने और कुणाल जी ने एनटीपीसी में 250 रुपए के टारगेट्स दिए हुए हैं। और ट्रेडिंग के नजरिए से भी एनटीपीसी में एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल देखिए, फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है और जिस तरह से वॉल्यूम एडिशन हो रहा है आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन में, एनटीपीसी में आपको एक जबरदस्त मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। खरीदारी की हमारी राय है, स्टॉप लॉस रखना है 166 रुपए पर, 166 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 2 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 172 रुपए का, 172 का। इवेंचुअल टारगेट 175 रुपए का, 175 का। तो 172, 175 के लिए बाय करें एनटीपीसी के। तो ये एनटीपीसी में खरीदारी करने की राय। बस थोड़ी देर में आपके लिए राजेश पालिया साहब की तरफ से दिवाली की स्पेशल पिक भी आ रही है। उससे पहले एक बार फिर से चलते हैं आशुतोष सर के पास। आशुतोष सर बताएं। सो अनिल जी, अपडेट में जो मैंने अभी स्टॉक्स की बात आधी रह गई थी, मेरे जो पॉजिटिव स्टॉक्स हैं अनिल जी स्टिल कंटिन्यू टू होल्ड पॉजिटिव व्यू। और जो स्प्रेड्स बने हुए हैं अनिल जी, जैसे एक्सपायरी पास आ रही है सारे बहुत अच्छे मैच्योर हो जाएंगे। सो अंबुजा में पॉजिटिव व्यू है, कॉनकोर में पॉजिटिव व्यू है, भेल में अनिल जी पॉजिटिव व्यू है, डेल्टा बैन में है लेकिन व्यू मेरा बिल्कुल पॉजिटिव है। ये 205-10 तो इतना ऐसा भाव है कि जब भी खुलेगा ये बैन से बाहर निकलेगा वापस चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक अनिल जी जो स्प्रेड है जो थोड़ा सा 1 रुपए मार्जिनल लॉस में है, मतलब जो एक
रेंज से नीचे आया स्टॉक, जबकि मैं स्टॉक में बेरिश नहीं हूं, लेकिन भाव नीचे जरूर आया, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर दैट। वो है डीएलएफ अनिल जी, वो 65 के बैंड पे चलता था, 70 भी गया, 255 56 आ गया। शायद ओबरॉय रियलिटी का हैंगओवर है, मतलब या ओवरहैंग है या कुछ है, बट मुझे लगता है कि अनिल जी मतलब इसमें बने रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा ब्यूटी अनिल जी, जो सारे लॉन्ग स्टॉक्स थे वो सब स्प्रेड में थे, और जो सारे शॉर्ट वाले थे अनिल जी, वो अदानी को एक स्प्रेड को छोड़ के बाकी सब क्लियर कट शॉर्ट थे। तो अनिल जी जो शॉर्ट्स हैं कोई बहुत खराब नहीं है, मेरा जो व्यू होता है वो एक्सपायरी टू होता है। और अनिल जी स्टॉक्स में जैसे आईएक्स का आपने एग्जांपल दिया, अनिल जी आप सुबह एक बोल रहे थे कि जैसे कुणाल जी ने कई बार, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कुणाल जी के नाम पे सब चल जाता है कि इन्होंने कई बार ये स्टॉक मेंशन किया और ये हर बार कितने दिनों से बोल रहे थे ऊपर है। ऐसे अनिल जी आईएक्स 170s 160s 140s और 130s में अनिल जी वेल्थ डिस्ट्रक्शन से बचाना भी तो कितना जरूरी होता है। मैं समझता हूं कि लोगों को पेन होता है कि जो उनके स्टॉक्स होते हैं अगर उनके बारे में हम खराब बोलते हैं, बट अनिल जी मतलब आई कांट हेल्प इट। अगर कोई बहुत चीज ओवरबॉट हो गई है, जैसे मैं डेल्टा का एग्जांपल अपने ऊपर लेता हूं कि डेल्टा नीचे जाता है तो मुझे कोई अच्छा थोड़ा लगता है, बट दैट इज व्हाट वी हैव टू बेयर इन दिस मार्केट। आप मतलब आप उसको पर्सनली क्यों ले जाते हो? बट अनिल जी हैविंग सेड दैट, जो हमने ट्रोलर्स की बात की, इन द सेम स्पिरिट अनिल जी अफेक्शन भी उससे बहुत ज्यादा, अगर वन टाइम ट्रोलर्स बढ़ते हैं तो अनिल जी 10 टाइम्स अफेक्शन भी मिल रही है। तो आपके माध्यम से सबको थैंक्स कहना चाहता हूं। अब अनिल जी मार्केट के बारे में एक और भी चीज मैं बोल रहा हूं कि मार्केट इसी रेंज में रहेगी। मार्केट में फिर बोल रहा हूं अनिल जी 2 महीने से सेम चीज बोल रहा हूं, और अगले 3 महीने के लिए कई बार बोल चुका हूं कि मार्केट रेंज में रहेगी, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी नहीं है। और अगर यही स्टॉक्स अनिल जी तेज होंगे तो हम तेजी भी पकड़ेंगे, कुछ ऐसा कोई किसी के अगेंस्ट नहीं है। तो अनिल जी एक नया स्प्रेड है जो अगले 3 दिन के लिए निफ्टी में बनाना है, जो मुझे लगता है कि एक बार निफ्टी फिर वो 400 450 की रेंज टेस्ट कर सकता है। और अनिल जी देखिए कहीं ना कहीं आपको वो पंट लेनी पड़ेगी, मतलब आप हर बार प्लेन वनीला नहीं ले सकते। जैसे हमने बोला एक दिन कॉल बेचनी है, एक दिन कॉल लेनी है, फिर एक दिन कॉल बेचनी है। अब अनिल जी एक स्प्रेड बनाना है। और एक और चीज बताता हूं अनिल जी, जितना मर्जी डर हो ये न्यूक्लियर का सबका, इसके लिए मैं मतलब पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा, अगले कुछ दिनों तक शायद मैं अनिल जी बियर स्प्रेड नहीं दूंगा, क्योंकि अनिल जी जिसमें, या बटरफ्लाई दे सकते हैं जिसमें अनलिमिटेड लॉस है नीचे का, अनिल जी वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं देंगे। जितनी मर्जी मैं तेजी में आ जाऊं, जो नीचे का डर है वो कहीं ना कहीं रहेगा। और अनिल जी एक ही हादसा होता है, जैसे कई बार अनिल जी बहुत लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो गई है, कुछ होगा, आप 2 साल बाद 1 साल बाद पोर्टफोलियो देखना एंड में क्या होगा, अगर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, पोर्टफोलियो में क्या होगा। पर अनिल जी जिसकी 10 20 50 रुपए की पुट बिकी होगी, और अगर वो पुट 500 या 1000 रुपए होगी ना, तो वो हमेशा के लिए मार्केट छोड़ जाएगा, पोर्टफोलियो नहीं है। और आज की रेट में जो मार्केट का व्यू बनाना होता है वो अनिल जी ऑप्शंस, और आपने भी आजकल मैं देखता हूं बहुत ज्यादा आप ये डेरिवेटिव और एक्सपायरी को बहुत वेटेज देने लग गए हैं, विच इज राइट अनिल जी। लाखों करोड़ के जो ऑप्शंस खड़े हुए हैं, मार्केट उससे चल रही है, वो बड़ी मार्केट है। पोर्टफोलियोज वाली मार्केट तो कम होती जा रही है। तो अनिल जी जो कल के लिए स्प्रेड बनाना है, मतलब थर्सडे के लिए, वो स्प्रेड ये है कि अनिल जी बुल स्प्रेड बनाना है निफ्टी में 17300 की, तो ऑलमोस्ट 17280 चल रहा है निफ्टी। 17300 की एक कॉल लेनी है, 17500 की 2 कॉल बेचनी है। इस कॉल स्प्रेड में अनिल जी बुल स्प्रेड में कॉस्ट आएगी 40 रुपए, सेफ है 17700 तक, नीचे में 40 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता। पिछले 2 स्प्रेड में अनिल जी 30 रुपए 25 रुपए में बने थे, उनमें कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं आया, नीचे कटी, अगर कोई किसी को लॉस भी हो सकता है 10-15 रुपए का, मजा नहीं आया। लेकिन अनिल जी मैंने आपको बोला बियर स्प्रेड नहीं बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मंदी में भी हो, शॉर्ट कर लेंगे, पुट ले लेंगे, कॉल बेच लेंगे, लेकिन प्लेन वनीला पुट नहीं बेचेंगे इस एनवायरमेंट में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स अनिल जी सपोर्ट नहीं है। लेकिन एक चीज जो हमारी बहुत सपोर्टिव है अनिल जी, मोर देन इंडिया डूइंग बेटर, हमारे यहां पोजीशंस बहुत कम है अनिल जी। अगर मैं बात 4थी 5वीं बार बोल रहा हूं, यही पोजीशंस अगर यूक्रेन वॉर वाली अब होती, बजट वाली अब होती, तो आप यहां से 1000 पॉइंट की मंदी देख सकते थे निफ्टी के अंदर। सिर्फ वो चीज वो हेल्प कर रही है, और वो बहुत अच्छी चीज है। तो अनिल जी ये बुल स्प्रेड बनाना है, मुझे लगता है कि निफ्टी होने का कारण, वो पोजीशन कम होने का कारण भी काफी कुछ आप ही है आशीष जी। जिसका 17,300 पे लेने का मन करता है, आप तुरंत उसको रोक देते हो तो फिर पोजीशन ऑलरेडी कम ही रहती है, वो बढ़िया है। मार्केट है मार्केट तो इसलिए जितना हल्का रहे मार्केट उतना बढ़िया है। तो इस बार ये बात सही है, आशीष सर कह रहे हैं जो बार बार झटके लगते हैं ना, गैप से डाउन, गैप से नीचे खुलते हैं ना, गैप से नीचे खुलते हैं, उसमें शॉर्ट वाले को काटने की जल्दी है, बजाय कि लॉन्ग वाला बोले कि मेरा लॉस आ गया, मैं बेचूं मेरे से संभलेगा नहीं, थोड़ा समझ तो पोजीशन ही कम है ना एक्चुअली। और इसलिए तो क्या है कि जो आदमी 5 लोड करता है, अगर वो 1 ही लोड करेगा तो अपने आप उसका मार्केट लॉस उतना ही आएगा जितना वो आराम से संभाल पाए। तो निफ्टी का एक बेहतरीन ऑप्शन खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई आशीष। ओके, अब आइए बढ़ते आगे। राजेश पालिया साहब की एक दिवाली इन्वेस्टमेंट आइडिया पिक आपके लिए। मेरा दिवाली पिक रहेगा वेल्सपुन कॉर्प लिमिटेड।
ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट डायमीटर पाइप बनाने वाली कंपनी है। तो स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से इसमें प्राइस एक्शन पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिली, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा अप ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए दिखेगा आगे आने वाले महीनों में। तो हम यहाँ पे वेल्सपुन कॉर्प को बाय ऑन डिप्स की रणनीति अडॉप्ट करने के यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट करने की सलाह देंगे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें जो टारगेट आना चाहिए करीब 380 से 400 रुपये तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब यहाँ पे 210 रुपये के आसपास। तो वेल्सपुन कॉर्प यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी दिवाली पिक में। वेल्सपुन कॉर्प खरीदारी करें, DII आइडिया आपके लिए पालविया साहब की तरफ से। आइए थोड़ी देर में सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अनिल जी भी अपनी स्ट्रैटेजी देंगे। उससे पहले एक कॉल आ रही है सुमित जी की तरफ से। बिल्कुल सुमित का सुपरहिट। बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक है 85 रुपीज 10 पैसे का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है KTK बैंक। कर्नाटका बैंक के अंदर मोमेंटम बन रहा है, पिछले 3 दिनों के हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। स्टॉक के अंदर यहाँ से 8 से 10% का मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे CMB पर खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग पोजीशन होल्ड करें। नीचे के अंदर इसका स्टॉप लॉस बनेगा 81.50 के आसपास, यानी 81 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के KTK बैंक के अंदर यहाँ पे CMB पर खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 90 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 94 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। 8 से 10% के अपसाइड मूव के लिए कर्नाटका बैंक के अंदर खरीदारी करें, 90 से 94 के टारगेट्स के लिए 81 के स्टॉप लॉस से। तो यह है कर्नाटक बैंक जहां खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई। आइए बढ़ते आगे। 25 नवंबर को होने वाली है HDFC लिमिटेड की बोर्ड बैठक। ये बोर्ड बैठक है अहम। क्यों है ये बोर्ड बैठक बेहद खास, बता रही है नुपुर बताइए। सर 25 तारीख को जो होने वाली है उसमें डीमर्जर को लेके वोटिंग होने वाली है। और वोटिंग में यही अज्यूम करके चलेंगे कि 100% अप्रूवल आएगा मर्जर को लेके। अब उसके बाद जो क्या होगा वो एक्चुअली द न्यूज़ है, क्योंकि जब मर्जर हो जाएगा HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का, तो NSE और BSE जो भी इंडेक्स में का ये पार्ट है HDFC लिमिटेड, वो वहाँ से बाहर हो जाएगा। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल वो मैं आपको बता देती हूँ। HDFC लिमिटेड अगर हम देखें तो अभी फ़िलहाल वो सारे इंडेक्स का पार्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्लूजन होने वाला है ये निफ्टी से। इसी के चलते जो पैसिव ट्रेडर्स है वहाँ से काफ़ी बड़ी बिकवाली आती दिखेगी। फिलहाल अगर हम इसका वेट देखें इंडेक्स पर तो 5.5% के आसपास का वेट है और ये एस्टिमेट है कि करीबन 12,350 करोड़ की बिकवाली यहाँ पे आ सकती है। अब HDFC लिमिटेड बाहर होता है तो उसके चलते तो दूसरे टॉप 10 निफ्टी स्टॉक से उसमें भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा हेवी वेट्स को लेके, जैसे कि रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस जैसे स्टॉक से यहाँ भी आपको रीबैलेंसिंग होती नजर आएगी। HDFC लिमिटेड के बाहर होने के बाद जब ये मर्जर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फिर से HDFC बैंक में जो वेटेज का बैलेंस है वो वहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर एक स्टॉक बाहर हो रहा है तो काफ़ी सारे पॉसिबल नाम है जो इस लिस्ट का पार्ट हो सकते हैं, जैसे कि पिडिलाइट, अंबुजा सीमेंट्स, टाटा पावर और SRF जैसे कुछ नाम है। ओके तो एक कोई अंदर आएगा। हाँ। पिडिलाइट, अंबुजा, टाटा पावर, SRF सारे एक्चुअली अच्छे कैंडिडेट हैं। मार्केट कैप के हिसाब से डिसाइड होगा। पिडिलाइट थोड़ा लिक्विड कम है, बाकी अंबुजा और टाटा पावर तो फुली लिक्विड है। SRF उसके बाद लास्ट में लेट्स सी कौन होता है, लेकिन ये बड़ा डेवलपमेंट आपका होना है। ये इंटरेस्टिंग है, अगर HDFC बाहर जाएगा तो जो भी इंडेक्स रिलेटेड सेलिंग होनी है उसमें वो तो होगी, बट क्योंकि अब आर्बिट्राज के हिसाब से HDFC बैंक दोनों ही साथ में चलने हैं, तो क्या वो इम्पैक्ट HDFC बैंक में भी आ सकता है? आएगा ना, थोड़ा तो आएगा ना, साथ साथ थोड़ा आएगा। वैसे तो नहीं आना चाहिए क्योंकि वो तो फंड जितने भी ETFs हैं वो तो अपनी पोजीशन काटेंगे ही। करेक्ट, बट फिर जो नहीं, लेकिन वो आर्बिट्राज में नहीं आ जाएगा, आर्बिट्राज के साथ अपने आप करने लगेगा। करेक्ट, लेकिन इंटरेस्टिंग है ये डेवलपमेंट जो होने की तैयारी में है आपके लिए। तैयार है सेठी साहब, वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। सेठी साहब सुस्वागतम, बताएं सर क्या है आज इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। शुरुआत कीजिए सर, पहला वाला बताओ। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है रॉयल ऑर्किड होटल्स, जो कि अभी 281 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ी देर पहले इस स्टॉक की चर्चा भी हो रही थी, जब शो की शुरुआत हुई तब मैंने सुना था कि एक तो इन्होंने एक नया होटल आज ही ओपनिंग करी है
गोवा में, जो 5th होटल है गोवा में, कैंडोलिम में एक नया होटल इनोग्रेट किया है। बाकी एक जबरदस्त होटल कंपनी है जो कि 58 होटल्स ऑलरेडी है इनके, 38 सिटीज में है भारत में, और 3,920 कमरे इनके पास, हर सेगमेंट में प्रेजेंट है, जैसे 5 स्टार, 4 स्टार, फिर रिसोर्ट्स भी है, सर्विस अपार्टमेंट्स है, बजट होटल्स है। और बाकी अनिल जी हम देख रहे हैं जिस तरीके से होटल सेक्टर में एक तो इंक्रीज्ड ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है, फिर टैरिफ लेवल्स भी बढ़े हुए हैं, जो कि इनके नतीजों में दिखाई दे रहा है। आज छोटी एक कंपनी ओरिएंटल होटल्स के नतीजे बेहद ही दमदार थे, और इसी तरह की ट्रेवल टूरिज्म पे डिपेंडेंट कंपनी डेल्टा कॉर्प की भी बात हो रही थी, उसके भी नतीजे बहुत ही तोड़फोड़ है इस क्वार्टर के। मुझे लगता है सभी होटल स्टॉक्स अच्छा करेंगे। इसके भी जून क्वार्टर के नतीजे भी बहुत अच्छे थे, 11 करोड़ का पैट था जो पिछले साल 11 करोड़ का नुकसान था। फंडामेंटल सॉलिड है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, डेट इक्विटी रेशियो मैनेजेबल है, पिछले 3 साल का पैट का कैगर 42%, और सबसे अच्छी बात है वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता है, 15 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि इस सेक्टर के बाकी पीयर्स अगर देखेंगे तो 35-40 के मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा करेगा। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 300 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 275। ओके, तो 275 के स्टॉप लॉस के साथ 300 के टारगेट के लिए करे खरीदारी रॉयल ऑर्किड होटल्स में। और शेरी साहब ने भी बता दिया और अरमान ने भी बता दिया कि जो आज होटल इन्होंने खोली है वो गोवा में इनकी 5वीं होटल है। 4 पहले से, 5 ऑलरेडी हो चुकी है, और जगह के नाम के साथ शेरी साहब ने बताया। इतना तो गोवा के बारे में शायद आशु जी को भी नहीं पता होगा। आशु जी, खाली डेल्टा के बाहर भी आप देखते हैं गोवा में, कि खाली डेल्टा तक ही सीमित है आपकी नॉलेज? नहीं अनिल जी, डेल्टा के बाहर बिल्कुल देखते हैं, लेकिन बहुत सारी लिस्टेड वाली चीजें नहीं है। बट अनिल जी, गोवा तो मैं ओवरऑल, अब जैसे गोवा में सबको कोई मुझसे पूछता है कि रियल एस्टेट में कहाँ जाना चाहिए, तो अनिल जी 2 ही जगह है, या गुड़गांव या गोवा। 2 ही जगह पे मैं अभी भी बोल रहा हूँ अनिल जी, अगले 3 साल के लिए भी अगर किसी को प्रॉपर्टी लेनी है तो गोवा और गुड़गांव दोनों में आंख बंद करके बिल्कुल ले लें, कमर्शियल ले लें, रेजिडेंशियल ले लें, कुछ भी ले लें। तो अनिल जी पूरी नजर है हर चीज पे, हर इन्वेस्टमेंट क्लास पे भी है अनिल जी। गोवा तो समझ में आता, आपके दिल के करीब है। गुड़गांव में ऐसा क्या है? गुड़गांव अनिल जी मतलब वो फिजिकली बहुत करीब है और बहुत बढ़िया चीज है। और अनिल जी मैंने आपको फिर बोला कि आप ना गोवा का भी पेंडिंग चल रहा है और गुड़गांव का भी। गुड़गांव जब आप आए थे उसके बाद से अब गुड़गांव बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। क्या बात है, वाह। तो गोवा और गुड़गांव 2 जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराओ। देखो ये बड़ी बात है हमारे एक्सपर्ट की। ऐसा नहीं खाली आपको एक ही तरफ की राय मिलेगी, सब चीज हर एसेट क्लास में मजे करो। ये है राय आपके लिए आशीष सर की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, और सेठी साहब की दूसरी पिक भी हमें लेनी है, बताएं सर। जो आज का दूसरा स्टॉक है एक फार्मा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है एरिस लाइफ साइंसेज, जो अभी 735 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक जबरदस्त क्वालिटी की फार्मा कंपनी है, जो कि एक इनका टैबलेट आता है टेओ 60 के, जो विटामिन डी की टैबलेट है, उसके कारण बहुत पॉपुलर है, जो हम सब ने यूज भी करी होगी। और कंपनी इसके अलावा भी डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर, न्यूट्रिशन, न्यूरो, गैस्ट्रो, इन सब सेगमेंट में ऑपरेट करती है। और इन्होंने कुछ महीनों पहले एक मुंबई में एक कंपनी का अधिग्रहण किया है, जो जिसके अंतर्गत ये इंसुलिन के कारोबार में आ रहे हैं, और वो भी एक हाई ग्रोथ सेक्टर है, जहाँ पे इन्होंने 70% स्टेक लिया उस कंपनी में। कंपनी का नाम है एमजे बायोफार्म। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 33%, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, एक जीरो डेट कंपनी, और FIS-DIS भी अच्छा भरोसा रखते हैं, 23.8% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें कोटक है, फ्रैंकलिन है, UTI है। कंपनी ने रिसेंटली एक्सपेंशन भी किया, उसका बेनिफिट भी आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, जिसपे मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इसको खरीदें। 750 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 715 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए एरिस लाइफ साइंसेस और साथ ही रॉयल ऑर्किड, 2 काउंटर सेठी साहब को जो पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए फिर लेते हैं अनिल जी की इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर लग रहा है बाजार स्ट्रैटेजी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि डेज हाई पर आ गया डाउ फ्यूचर्स 17,300 के ऊपर, निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी। यूरोप के बाजारों में भी 1/4% तेजी दिख रही है। रुपया आज स्टेबल है, बाकी कमोडिटी क्यूज भी स्टेबल है, तो बाजार तो अच्छे मूड में दिख रहे हैं। सर क्या करना है? 17,300 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, अब से लेकर 3:05 तक डीप, और 17,300 के ऊपर अगर हम टिके रहते हैं तो आपका अगला टारगेट 325-350 का होगा। 350 के ऊपर जाने की संभावना आज कम दिख रही है, तो यहाँ से 50 पॉइंट की और तेजी है आज के लिए। अगर बहुत ज़्यादा डाउन भाग गया, 300-350 पॉइंट ऊपर हो जाए,
तो आपका अगला टारगेट जो बनेगा वो 17,425 का बनेगा। तो पहला टारगेट 17,325, 17,350, आज का हाई भी मेरे ख्याल से उसके आसपास ही 17,325 के आसपास का ही हाई होना चाहिए जहाँ तक मुझे ख्याल है। हाँ, 328 है। सो यही है 325, 350 वहाँ तक के लिए है आज। उसके बाद अगर हुआ तो 425 संभावना कम है। क्यों 17,300 के पुट पर 49 लाख शेयर हैं, 32 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो आज ये जो पुट राइटर आज ऐड हुए हैं 32 लाख शेयर, तो ये जरूर चाहेंगे कि 3 बजे तक आप 17,300 के नीचे न रहें। नहीं तो फिर जिन्होंने आज पुट खरीदा है कल की उम्मीद में कि तेजी के लिहाज से, सॉरी पुट बेचा है जिन्होंने तेजी करने के लिहाज से, वो फिर रिस्क पर आते हैं। 17,300 के कॉल्स पर 60 लाख शेयर हैं, 50 लाख पुट में, 60 लाख कॉल्स में। कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के ऊपर आप टिकते हैं तो फिर तेजी थोड़ी बढ़ जाती है और डाउ फ्यूचर सपोर्ट करें तो डाउ फ्यूचर से ये कूदेगा, न कि इसके कूदने से फर्क पड़ेगा। तो अगर डाउ फ्यूचर्स आपका 300 पॉइंट ऊपर हो जाता है तो फिर आप 17,350 आज ही जा सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के चलते, ये आपको दिख रहा है। ठीक है। तो अगर आप पूछेंगे रेशियो ये, तो ज़्यादा चांस ऊपर जाने के हैं बजाय इसके कि नीचे जाए, क्योंकि 17,300 का पुट राइटर मजबूती से खड़ा है। इसलिए संभावना है कि आप क्लोजिंग 17,330, 17,350 के आसपास दे सकते हैं। इसकी संभावना तो ऊपर की चांस बेहतर है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप 39,500 के नीचे बंद नहीं होंगे, ये इत्मीनान रख सकते हैं आप आराम से, क्योंकि 39,500 के पुट पर 33 लाख शेयर हैं। इस बीच एक इंटरेस्टिंग डेटा दिख रहा है दीप, जो 39,700 से 39,800 की रेंज में बैंक निफ्टी बहुत मजबूत सपोर्ट ले रहा है। जहां 39,700 पे 16 लाख शेयर है, 800 पे 15 लाख शेयर पुट में। सो आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ क्लोज होने की संभावना है, इसके नीचे नहीं है। ऊपर में 40,000 आज पार करेंगे, इसकी संभावना कम है। 29 लाख शेयर वहाँ पर कॉल्स में खड़े हैं। सो ब्रॉड रेंज 39,500, 40,000 हो गई। ज़्यादा संभावना है आप 39,800 इसके आसपास, 39,800, 900 की रेंज में आज क्लोजिंग दें, ये है ये संभावना। हाँ, तो अब यही कि अब और लेना है क्या, तो जो ब्रेकआउट मुझे देखो क्या है, सब अच्छा लगता है अभी, लेकिन अभी लेने के लिए रिस्क आपकी कल तक की रहती है। राइट। सुबह सुबह ब्रेकआउट आया, वो लेने का मजा अलग है। सुबह इसलिए हम कह रहे हैं कि देखो 39,600 पार कर रहा, अभी ये लेने का टाइम आ गया। 39,900 तक का टारगेट, आज 900 तक का टारगेट आ भी गया है। 39,884, 15 पॉइंट बचा, तो 900 हो गया। तो सुबह वाला ब्रेकआउट आपको दिन के दौरान रिस्क कम रखता है। ऑन आप मार्केट में सामने है। ओवरनाइट वाले, लास्ट वाले आधे एक घंटे के ब्रेकआउट में ओवरनाइट रिस्क रहती है, और स्पेशली तब कि आजकल मार्केट कैसा है ना दीप, एक दिन आप हाई पे बंद होते हैं, दूसरे दिन लो पे, फिर दूसरे दिन उल्टा हो जाता है। अब आज हाई पे बंद हो रहे हैं, भगवान न करे कल फिर नीचे हो। करेक्ट। इसलिए बेहतर है कि फ्रेश खरीदारी हम नहीं करेंगे, ये उसको ट्रेल करते चलेंगे। फ्रेश नहीं करना है, जो है वो ट्रेल कल देखेंगे। व्यू अच्छा है, पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स है, लेकिन ओवरनाइट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है वो समझना पड़ेगा। और आज सुबह एक चीज़ और हम बात कर रहे थे दीप, अगर आपको याद हो, कि अमेरिका में पिछले 4-5 दिनों में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, ये बेस फॉर्मेशन का काम चल रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं अब यहाँ से अगर किसी को अमेरिका में भरोसा है तो 1-1% की SIP चालू कर दे। 15% घटेगा तो 15 इंस्टॉलमेंट जाएगी, 10% घटेगा तो 10 जाएगी। करेक्ट सर। ये चीज़, और आप 6 महीने देखो मत, 6 महीने पैसा लगाओ, 2-3 साल में बन जाएगा आपका पैसा, आराम से बढ़िया बनेगा। सो ये चीज़, ये ध्यान रखनी चाहिए। सो आई थिंक पॉजिटिव साइड पर है, फ्रेश खरीदारी करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब आज के लिए फेवरेबल जो है 3.20 पे देखेंगे। 3.20 पे देखेंगे, शॉर्ट तो नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया, शॉर्ट तो नहीं करना है और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बट ऊपरी स्तर पर थोड़ा मुनाफा वसूल भी आप कर सकते हैं। 39,800 पर जो आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है, बढ़िया मूड माहौल इसमें बना हुआ है। ACC में एक मूव आपको आती हुई दिख रही है, उस पर रखिए नज़र, क्योंकि ACC के अगर आप नंबर्स थोड़े क्लोजली देखेंगे, वैसे तो नतीजे थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, बट जो रॉयल्टी पेमेंट ये करते थे होलसिम को, जब ये होलसिम की कंपनी हुआ करती थी, 1% की जो रॉयल्टी पेमेंट होती थी वो अब ACC और अंबुजा दोनों को नहीं देनी पड़ेगी। ये क्लियर हो गया अदानी ग्रुप के टेक ओवर के बाद। तो एक तरह से वो सेविंग्स अब इनके रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। इन पर रखनी है नज़र। एक बार आशुष जी से राय लीजिए। जाए आशुष जी, थोड़ा ठंडे पड़ गए हैं वो टेक ओवर के बाद। अंबुजा ACC कोई व्यू, स्पेशली अंबुजा 500 के ऊपर होल्ड कर रहा है, बट थोड़ा ठंडा पड़ गया, उस तरह की तेजी नहीं है जो 2-3 महीने तक हम देख रहे थे सर।
दीपांशु वो 2-3 महीने की नहीं थी, वो एक मतलब 3 वीक्स के अंदर ही 4 वीक्स के अंदर ही जो 400 रुपए से 380 रुपए से हमने 580 का देखा, वो एक 20 डेज के अंदर ही हुआ था सब कुछ, और वहां से अब ये 500 रुपए पे बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। जिस दिन अगर आपको ध्यान हो अदानी के स्टॉक्स में सर्किट लगा था, ये 475 भी आ गया था, तब भी अनिल जी ने सवाल पूछा था, तो मैंने कहा ऐसे पैनिक में अंबुजा जरूर लेना चाहिए। अभी भी पिछले अगर 3-4 दिन देखो दीपांशु, ये 495 टू 505 के बीच में, मतलब 495 505 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। और दीपांशु इसमें हमारा स्प्रेड बना हुआ है, और अभी भी मैं बता रहा हूं मैं इसमें बहुत बुलिश हूं, लेकिन क्योंकि ये अंबुजा है और वॉलेटाइल जरूर रहेगा, आप इसको प्लेन वनीला फ्यूचर लेके करोगे ऊपर नीचे आपका कट जाएगा, आप वो पैसे नहीं बना सकते। लेकिन अंबुजा में अगर आप ओवरऑल व्यू पूछो तो बिल्कुल पॉजिटिव है। और अभी जो आपने ये HDFC आउट होगा और जो पॉसिबल कैंडिडेट इन हो सकते हैं, जिनमें मुझे उसमें सबसे मेजर कैंडिडेट अंबुजा ही लग रहा है जिसके चांसेस हैं अंदर जाने के, तो मुझे लगता है कि अंबुजा में अभी भी ट्रेड करना चाहिए। और अगर इस एक्सपायरी तक के लिए दीपांशु अगर आपने मुझे पूछा है तो मैं अंबुजा का एक ट्रेड दे सकता हूं, 500 रुपए का इन द मनी स्ट्राइक एक कॉल लीजिए और 530 का एक बेचिए, 1:1 स्प्रेड बना लीजिए, 2 भी नहीं। आपकी जो कॉस्ट आएगी वही आपका फ्यूचर लॉन्ग हो जाएगा, मतलब आपकी 13-14 रुपए की अगर कॉस्ट आएगी तो 513-14 वही फ्यूचर का रेट चल रहा है। तो अंबुजा तो किसी ना किसी तरीके से दीपांशु लॉन्ग होना चाहिए। अगर आप मुझसे जब पूछेंगे, आप मुझसे रोज पूछेंगे, मैं रोज कभी 1:2 कभी 1:1 कभी सिंपल 1 आपको इसका ट्रेड दे सकता हूं, क्योंकि अंबुजा में मैं पॉजिटिव हूं बिल्कुल। आगे पीछे करके इसको चलना है और डिप्स पे तो जरूर लेना चाहिए। जब मैं तेजी की तरफ पोजीशन बनाए रखें, जिस तरीके से आपको पसंद हो, हिम्मत है फ्यूचर ले, कम रिस्क लेनी है डिलीवरी ले, ऑप्शंस की स्ट्रेटजी बनानी तो कॉल लेके ऊपर के बेच दे। जैसा आपको ठीक लगे, जो आपको मन करे वैसा करें, लेकिन करें ज़रूर और करें तेजी की तरफ। बजाज ऑटो पर हमारी एक विशेष रिसर्च आने की तैयारी में है, बुल वर्सेस बियर। बजाज ऑटो के नतीजों के बाद दोनों तरफ के व्यूज़ बड़े स्ट्रॉन्ग आते हुए दिख रहे हैं। हम थोड़ी देर में आपके सामने वो रखेंगे भी और बताएंगे कि किस तरह का एक्शन बजाज ऑटो में होता दिखा। लेकिन इस बीच एक स्टॉक जिसका जिक्र हमने सुबह किया था जी, IRB इंफ्रा स्टॉक 10% के लगभग ऊपरी सर्किट ही है कि 10% का ये क्या सर्किट, एक बार चेक करिए। लेकिन हाँ, मजबूती के साथ ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। हाँ, ओ माय गॉड, 10% लग तो ऐसा रहा है कि सर्किट नहीं, सर्किट वाली फीलिंग आई थी 10% देखकर, लेकिन सर्किट नहीं है। हाँ। तो ये है वो स्टॉक जहां पर एक्शन भरपूर होता दिखा, IRB इंफ्रा। चार्ट्स पर राय ली जाए सुमित जी। अनिल जी, IRB के अंदर मोमेंटम तेजी का बन गया है। स्टॉक के अंदर पिछले कई दिनों के हाई ब्रेक हुए, 200 DMA लेवल्स ब्रेक हुआ है, 240 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में 250 रुपए से लेके 265 रुपए तक का मूव IRB के अंदर देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें जो कि नीचे में 230 के पास बनेगा, डिप्स पर खरीदारी करें और एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। यह है आपके लिए IRB इंफ्रा, जिस पर रखनी है आपको नज़र, एक्शन आपको दिख रहा है। और वो वेंचुरा की रिपोर्ट भी है जिसके बारे में हम सुबह जिक्र भी कर रहे थे, वरुण ने आपको बताया भी था। स्टॉक आज 10.5% ऊपर इस समय आपको दिखेगा। बट एक और स्टॉक जहां पर मूव आ रही है, एक्चुअली 2 स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नज़र, कैनरा बैंक और कैनफिन होम्स, दोनों को पुल अप करिए। कैनफिन नतीजों से पहले एक ब्रेकडाउन आपको दिखा रहा है और कैनरा बैंक डेज हाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो इसमें एक्शन है, जो वागले साहब बात भी कर रहे थे, उस पर रखिए नज़र। कैनफिन होम्स जरा एक बार पुल अप करते हैं आपके लिए, यहाँ पर थोड़ा वॉलेटाइल एक्शन है। किरण जी, कैनफिन होम्स का जरा चार्ट देखें सर। अभी थोड़ी देर पहले एक ब्रेकडाउन आया था, सारी इंटरडे गेन्स गिव अप करके सपाट हो गया 500 के लेवल पर। कोई राय इस चार्ट पर सर? दीप, वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। आफ्टरनून। देखिए, चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा नहीं है। हमने 660 से लेके 460 तक एक वर्टिकल क्रैक देखा, उसका जो रिट्रेसमेंट है फर्स्ट लेवल भी पूरा नहीं कर पाया, उसके पहले ही हम थोड़ा सा सप्लाई वापस एक बार हावी होते नजर आ रहे हैं। तो चार्ट पैटर्न बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो लॉन्ग पोजीशन से थोड़े परहेज रखने की सलाह होगी। और अभी के लिए तो मैं कोई फ्रेश ट्रेडिंग व्यू भी नहीं देना चाहता, क्योंकि चार्ट पैटर्न अभी भी थोड़ा सा वीक के दरमियान देखने को मिल रहा है। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। किरण जी, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखें, बनाए रखें, क्योंकि अगली रिसर्च आप ही के लिए आ रही है और वो है बजाज ऑटो पर, बुल वर्सेस बियर। क्योंकि जजमेंट आपको ही देना है, बजाज ऑटो पर आप बुल रहेंगे या बियर। आइए, कुशल और साथी वरुण तैयार है हमारे साथ। बजाज ऑटो में तेजी की जाए या मंदी, अपने अपने तर्कों के साथ। अगर आशु मदान जी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया जज बनने का, तो फैसला किरण जी करेंगे। जी बताएं, कुशल करें शुरुआत।
बिल्कुल सर, तो यहाँ पर जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो मुझे बहुत प्रभावित किए और मुझे इसी वजह से लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तेजी आगे के लिए भी बन सकती है। आप देखिए आय और एबिटा इन दोनों ही फ्रंट पर कंपनी ने ऑल टाइम हाई अपने नंबर्स दर्ज किए हैं, तो अपने आप में ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है और इसका सबसे बड़ा सपोर्ट इनके डोमेस्टिक वॉल्यूम से आता हुआ नजर आया है, जहां पर टू व्हीलर और साथ ही कमर्शियल व्हीकल्स दोनों का ही काफ़ी दमदार प्रदर्शन रहा है और इसी वजह से यहाँ पर मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तेजी आगे भी बन सकती है। डेफिनेटली इस कंपनी का जो घरेलू प्रदर्शन है वो तो अच्छा रहा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात इस कंपनी के एक्सपोर्ट्स को लेकर, जो कि चिंता काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस से जताई भी है। इस कंपनी की अगर आप देखेंगे तो 50% के आसपास की रेवेन्यूज जो है वो दरअसल एक्सपोर्ट से आती है और उसमें करीब 25% के आसपास की गिरावट देखने मिली है, जो कि इसके पहले लगातार काफ़ी सारे क्वार्टर्स तक इस कंपनी के लिए एक ग्रोथ ड्राइवर बन के उभर रहा था, वो अब कहीं ना कहीं दिक्कत में है। और सबसे बड़ा बैड पॉइंट मेरा यही है कि एक्सपोर्ट्स का क्या होगा और अगर एक्सपोर्ट गिरते हैं तो इस कंपनी के रेवेन्यूज का क्या होगा। डेफिनेटली वरुण, बट आई थिंक ये टेम्पररी फेज है प्रॉब्ली, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है तो सिमिलर लेवल्स पे तो नहीं रहेंगी। एंड पर्टिकुलरली अगर आप आयशर मोटर्स के भी सितंबर महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े देखें तो वहां पर भी जो उनकी प्रीमियम मोटरसाइकिल्स है वहां पर बिक्री का रुझान और जो डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है। तो डोमेस्टिक लेवल पर तो डेफिनेटली कोई चिंता नहीं है, बट ये जरूर देखना होगा कि मैक्रो फ्रंट पर कैसे परफॉर्म करती है कंपनी। बट लार्जली आपको ये भी देखना है साथ में कि जो सप्लाई साइड इश्यूज है वो भी काफी कम होते हुए जा रहे हैं अक्रॉस सेगमेंट्स है। इनफैक्ट टू व्हीलर ले लीजिए, फोर व्हीलर ले लीजिए, जो सेमीकंडक्टर की इश्यूज थी वो अब रिड्यूस होते हुए जा रहे हैं और प्रीमियम मोटरसाइकिल्स में खासकर इसका बड़ा उपयोग होता है और इस वजह से यहाँ पर इनके लिए अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई करने में अब आगे कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। लेकिन ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर आप देखेंगे तो वहाँ स्थिति लगातार खराब होते जा रही है, जिसका इंपैक्ट शायद आगे चल के इस कंपनी के एक्सपोर्ट्स पे और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ सकता है। इनफैक्ट मैं काफ़ी सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जो कि कह रहे थे कि बजाज के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो टीवीएस और हीरो इन दो कंपनियों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है और इसके लिए कहीं ना कहीं ब्रोकरेज हाउसेस जो है वो बजाज के नतीजों से नाखुश है। चलिए डेफिनेटली ये देखना होगा और साथ साथ जो इनकी औसतन सेलिंग प्राइस है एक्सपोर्ट्स के मार्केट में वहां पर भी 10% क्वार्टर क्वार्टर इन्होंने बढ़त की है। तो रियलाइजेशंस के मामले हो सकता है वॉल्यूम डेफिनेटली अभी डाउन है, बट रियलाइजेशंस कंपनी की और ज्यादा सुधरती हुई नजर आ सकती हैं डेफिनेटली। लेकिन अफ्रीकन मार्केट जो कि इस कंपनी का काफी इंपॉर्टेंट मार्केट है, वहां अगर आप देखेंगे तो एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स जो है उसकी मांग में लगातार कमी आ रही है, तो एक दिक्कत की पॉइंट इस कंपनी के लिए ये भी हो सकता है डेफिनेटली। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि गोल्डमैन सैक्स काफ़ी बुलिश हैं इस पर और खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए इन्होंने टारगेट्स भी बढ़ा दिए हैं नतीजों के बाद। 4400 से बढ़ाकर 4500 रुपए के टारगेट्स अब ये भी देते हुए नजर, यानी कि मौजूदा भाव से भी एक सिग्निफिकेंट अपसाइड ये अभी भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं डेफिनेटली। लेकिन सिटी की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ बिकवाली की राय जो है वो इस काउंटर पर दी गई है और प्राइस टारगेट 3450 से काट के 3300 का कर दिया है, तो यानी कि ज़्यादा बेरिश जो है वो यहाँ पे सिटी होते हुए दिखाई दे रहा है। और कुशल एक पॉइंट आपने नहीं कहा बुल और बैर के लिए। कुशल बुल इसके लिए क्योंकि उनके पास बजाज की गाड़ी है और मैं बैर इसके लिए क्योंकि मेरे पास हीरो मोटो की गाड़ी है। अच्छा, तो ये डिस्क्लोजर तो पहले देना चाहिए था, हम पहले उस हिसाब से सुनते हैं। लास्ट में इतना हम दिमाग लगा के सुनते थे, हम पहले ही बोल देते डिस्क्लोजर तो हमें पता चला। जी हमने सोचा पहले तो आप दिमाग लगा लो फिर देंगे हम डिस्क्लोजर। कौन अपनी गाड़ी से ज्यादा सेटिस्फाइड है? मैं तो एकदम 100% हूँ सर। कुशल का वजन कितना है और वरुण का कितना है? परफॉर्मेंस तो बजाज की ठीक लग रही है इस हिसाब से। एवरेज पूछ लीजिए कितना दे रही है उसकी गाड़ी। आइए तो फैसला करवाया जाए। किरण जी, बजाज ऑटो बुल वर्सेस बेयर। अनिल जी, बुल्स के साथ जाना चाहूंगा। देखिए अनिल जी, टेक्निकली एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 3470 के आसपास है, राउंड फिगर 3450 पकड़ लीजिएगा। इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पहले से ही टूटा हुआ है, एक पुल बैक देखने को मिल सकता है और मेरा मानना है कि वापस एक बार 3850 3900 के लेवल्स पहले देखने को मिलेंगे। मुझे नहीं लगता 3500 के नीचे के लेवल्स हमें इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। ओके आशीष सर, इन्होंने तेजी की राय दे दी इसलिए आपके पास आया, अगर मंदी बोलते तो मैं वैसे ही नहीं बाता। तो बजाज ऑटो बुल ठीक है ना, मतलब किरण जी और कुशल जी? अनिल जी, ये तो मैं मतलब वो क्या कहते हैं अनिल जी, इंग्लिश मूवीज में कभी कभी होता है ना, कुछ डिसीजन लेने होते हैं तो वो कहते हैं कि दिस इज अबव माई पे ग्रेड। तो अनिल जी, ये इतने महंगे महंगे स्टॉक्स हैं, आपको पता है कि दे आर अबव माई पे ग्रेड, तो मैं इनमें बहुत लिमिटेड व्यू रखता हूँ और किरण जी इज द राइट पर्सन फॉर दिस व्यू। मेरे को तो अनिल जी वो स्टॉक देखना होता है जो पब्लिक जिसमें काम करती है। अनिल जी, बड़े बड़े स्टॉक्स में मैं सिर्फ तब इंटरवीन करता हूँ जब 7-7 हजार पे नौकरी के टारगेट आते हैं, 10,000 हो जाएगा और पता नहीं कितने लंबे, तब अनिल जी मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे कॉल हम ना दे दें, नहीं तो नौकरी ढूंढते रह जाएंगे। तो अनिल जी, मैं बड़े स्टॉक्स में आपको पता है मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं नहीं देता हूँ कॉल। कुणाल जी, किरण जी वेल डिजर्विंग रिप्लाई। कुणाल जी जो कह रहे हैं कि अबव माई पे ग्रेड, जो आशु जी बोल रहे हैं मेरी सैलरी
आपकी रेंज के बाहर के हैं, तो क्या करना है? आशु जी की सैलरी कम करवाएं या शेयर का भाव, अरे आशु जी की सैलरी बढ़वाएं या शेयर का भाव कम करवाएं? नहीं अनिल जी, देखिए सैलरी बढ़वाने के लिए तो अनिल जी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अनिल जी। तो वैसे भी मुझे लगता है अनिल जी ज़्यादा ही सैलरी होगी आशु जी की अनिल जी, तो इसलिए अनिल जी इससे बेहतर है कि शेयर की कीमतें घटवा दें अनिल जी। ओहो, कुणाल जी बहुत स्ट्रांगली मानते हैं, जितना काम आशु जी करते हैं उससे ज़्यादा उनकी सैलरी है। बढ़िया, कुणाल जी आपके बॉस नहीं है, ऐसा इन्होंने अभी भी कहा। आइए बढ़ते आगे, करते हैं मुलाकात बसीन साहब जी आशु जी बोलिए। अनिल जी, ये तो कुणाल जी ने बड़ा अच्छा हल दे दिया, विन विन सिचुएशन है। सैलरी बढ़ेगी तो खुश, अगर शॉर्ट कॉल देंगे और शेयर घटा देंगे तो अनिल जी हम तो दोनों तरफ से खुश हैं। चलिए बढ़िया है, आइए करते मुलाकात बसीन साहब से। बसीन साहब स्वागत है सर आपका। डे हाई पर दिन की ऊंचाइयों पर ट्रेड करते हो बाजार, शानदार रिकवरी के साथ हफ्ते की शुरुआत। बताएं सर आउटलुक और साथ ही अपडेट्स। बसीन साहब क्या सुन पा रहे हैं आप? नहीं सुन पा रहे हैं। ओके, थोड़ी देर में फिर हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे बसीन साहब से, थोड़ी ही देर में पता चलेगा क्या है क्या नहीं। आइए इस बीच बढ़ते आगे। सर बजाज ऑटो की थोड़ी कंपैरिजन देख रहा था। हाँ। अंडर परफॉर्म कर रहे हैं सर, बजाज और हीरो एक्चुअली दोनों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप ऑटो स्पेस की परफॉर्मेंस देखें, और ये साल तो ऑटो का ही रहा है, ये इनफैक्ट YTD अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ऑटोज़ की रही है। बट उस बीच बजाज ऑटो ने सिर्फ इस साल आपको 10% के रिटर्न दिए हैं। उसके सामने हीरो मोटोकॉर्प ऑफकोर्स साथ में आउट परफॉर्म कर रहा है, तो वो 4% की परफॉर्मेंस है। बट TVS 70% और आइशर 30%। तो टू व्हीलर स्पेस में देखें तो एक्चुअली बजाज थोड़ा डिसपॉइंट कर रहा है। और एक चीज़ और जो इनकी कॉल से निकल कर आई है, ये ई रिक्शा जो है, वैसे 3 व्हीलर मार्केट के मार्केट लीडर हैं, बट ई रिक्शा के लॉन्च में और ये नेक्स्ट डिले भी देख रहे हैं आगे आते हुए। अच्छा, कॉल में इनकी मैनेजमेंट ने कहा है कि मार्केट इस समय ई रिक्शास को रिजेक्ट कर रही है। तो बाकी ईवीज का अडॉप्शन हो रहा है, बट ई रिक्शा जो स्पेस है वो मार्केट अभी रिजेक्ट कर रही है। तो उनके लॉन्च और भी डिले होते दिख रहा है बजाज ऑटो की तरफ से। ये एक तो कुछ एक दो और अपडेट्स जो बजाज ऑटो के लिए आपको ध्यान में रखने हैं, ई रिक्शा के लॉन्च में ये डिले कर रहे हैं। आइए भसीन साहब हैं हमारे साथ तैयार। भसीन साहब गुड आफ्टरनून सर, बताएं सर एक बार मार्केट पर आपका व्यू और जो अपडेट्स हैं मॉर्निंग के। गुड आफ्टरनून दीपांशु। मार्केट का व्यू तो हमारा ही पॉजिटिव था। सारे मंदी में बैठे हुए हैं और मंदी के जितने कलाकार हैं वो रह जाएंगे, क्योंकि ये मार्केट 18,000 जाने को तैयार है। तो वो भूल जाओ, वो जो आपको 16,000 और 15,500 दिख रहे हैं, दोज लेवल्स विल नॉट कम। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिवाली एट 18,000। दैट्स व्हाट माय कॉल हैज बीन एंड विल बी। एंड दिस वीक आई टोल्ड यू देयर इज अ टर्न। अपडेट दे दूं आपको, सुबह भी कहा था GMR और टाटा पावर और हनीवेल ऑटो आज 400 रुपए बढ़ चुका है फ्रॉम द लोज। इट्स अप 500-600 रुपीज एंड सो इज GMR हिटिंग न्यू हाइज। एंड टाटा पावर जो मैंने आपको कहा था जोर से 13-14, ये 25 रुपए जाएगा। अब आपके लिए 2 नहीं 3 पिक्स हैं, और एक सुबह वाली है, एक और है जो कल भी थी और आज भी है, और 2 नई पिक्स हैं। आप कहे तो मैं शुरू करूं? बताएं सर प्लीज। तो नौकरी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, नौकरी 37,38 में लीजिए। 3700 का स्टॉप लॉस रखिए, 4,000 का भाव आ जाएगा। नौकरी विल बी द बिगेस्ट गेनर ऑफ रीहायरिंग एंड द टाइप ऑफ फोकस on new jobs. Their holding company discounted a lot of businesses including Zomato, PB, Fintech and others. There is a no-brainer. So Naukri is headed to 4,000, stop loss 3,700. Emphasis BFL के नंबर है 20 तारीख को। मिड कैप में बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर आएंगे। डॉलर गाइडेंस विल बी अप, तो 2100 रुपए में लीजिए एम्फोसिस। स्टॉप लॉस ऑफ 2050, 2200 का टारगेट। और थर्ड AB कैपिटल। Now there is talk of them buying the insurance business of Reliance Life, which will be that they will become almost the 3rd largest player. And AB Capital sum of parts is a unique play at 110. 110 में लीजिए, 107 का स्टॉप लॉस, 118 का टारगेट ऑन AB Capital. ओके, तो 3 काउंटर्स हैं आपके लिए। इन्फो एज खरीदारी करके चल सकते हैं आप इस स्टॉक पर। एम्फोसिस 2200 का टारगेट, 2050 का स्टॉप लॉस, और AB कैपिटल 118 का टारगेट, 107 का स्टॉप लॉस, 4000 की तरफ जा रहा है इन्फो एज। बहुत बहुत शुक्रिया मसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और अपनी राय शेयर करने के लिए। इस बीच चेन्नई पेट्रो, बंसल जी एक बार जरा चार्ट इसका पुलअप कर ले, एक अपडेट आ रहा है। डॉली खन्ना ने यहाँ पर हिस्सेदारी घटाई है, 3.27% से घटाकर 2.57% करा है, तो करीब 0.5% की हिस्सेदारी डॉली खन्ना ने चेन्नई पेट्रो में घटाई है। ये आपके लिए अपडेट आ रहा है। थोड़ा स्टॉक आज वैसे भी दबाव में है, विंडफॉल टैक्स बढ़ा ही है ओवर द वीकेंड, हमने खबर भी आते हुए देखी थी। जरा राय दें सर, चेन्नई पेट्रो, बंसल जी। दिवांशु, चार्ट काफी नेगेटिव है। इनफैक्ट स्टॉक के अंदर एक नेगेटिव क्रॉसओवर, साथ में एक ब्रेकडाउन भी है, नेकलाइन भी टूटी हुई है और ये अपट्रेंड को रिज्यूम करेगा 250 रुपए के ऊपर। तो जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म नजरिए से लिया हुआ है, चार्ट डिस्टॉर्टेड है, दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं, तो यहां से निकलने की राय है आपके लिए चेन्नई पेट्रो। आइए बढ़ते आगे, दिवाली का मौका है आपके लिए बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाने का। सारी ब्रोकरेजेस की तरफ से भी ये तैयारी हो चुकी शुरू। किन शेयरों पर बुलिश है ब्रोकरेजेस और कौन सा पोर्टफोलियो बनाने की दे रहे हैं राय। आइए, हमने शुरू की है आज से आपके लिए खास पेशकश, ब्रोकरेज दिवाली पिक्स। हमारे साथ है कुशल और आज बता रहे हैं वो आपको ICICI डायरेक्ट की दिवाली पिक्स। कुशल बताएं, ICICI डायरेक्ट को क्या है पसंद दिवाली के लिहाज से? सर 3 टॉपिक्स इनके मैंने चुने हैं, जिसमें 2 बड़े स्टॉक्स हैं और एक मिड कैप आप कह सकते हैं उस सेगमेंट से ये रिलेट करता है। सबसे पहले है आइशर मोटर्स। ये इनको पसंद आ रहा है, लक्ष्य 4170 रुपए के दे रहे हैं और मौजूदा भाव से करीबन 21% की अपसाइड ये देख रहे हैं। तर्क इन्होंने क्लियरली ये बताए हैं कि एक तो 250 सीसी से ज़्यादा की जो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स हैं उसमें 85% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये ऑलरेडी होल्ड करते हैं। ग्लोबली लगातार ये एक्सपैंड करते हुए जा रहे हैं, तो उससे भी कंपनी को बड़ा फायदा मिलेगा मार्केट शेयर गेन्स में। और साथ ही कच्चे माल की जो कीमतों में कमी आ रही है उससे कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। तो आय 10,300 करोड़ रुपए से बढ़कर FY24 तक एक्सपेक्टेड है कि 15,600 करोड़ पर जाती हुई नजर आएगी। दूसरा स्टॉक है एक्सिस बैंक। ये भी इनको काफी पसंद आ रहा है। दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में 20% की अपसाइड के साथ 970 रुपए के लक्ष्य ये देते हुए दिख रहे हैं इसमें। और ये मान रहे हैं कि FY24 तक जो एडवांसेज हैं कंपनी के वो सालाना आधार पर 16% की दर पर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और यही नहीं, जो रिटेल सेगमेंट है, लोन बुक है, उस पर कंपनी का बड़ा फोकस है और आगे चलकर जो एसेट क्वालिटी है उसमें और सुधार आता हुआ दिखेगा, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से ऑलरेडी हम इनके एसेट क्वालिटी में सुधार आते हुए देख रहे हैं। और सिटी का कारोबार का जो इन्होंने अधिग्रहण किया है उससे भी सिनर्जी बेनिफिट्स कंपनी को मिलते हुए दिखेंगे। और अंत में है हैवेल्स इंडिया, जो इनको 30% के अपसाइड एक्सपेक्टेड है और 1650 रुपए के लक्ष्य यहां पर भी ICICI डायरेक्ट देते हुए दिख रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स से इनका कंज्यूमर प्रोडक्ट पर शिफ्ट हुआ है उससे आगे चलकर मार्जिन्स को बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। और साथ ही जो टियर 2 और टियर 3 शहरों पर कंपनी का फोकस अब बढ़ता हुआ जा रहा है, एक्सपेंशन प्लान्स उनके हैं बड़े, डेफिनेटली इनको बहुत अच्छा लेगअप मिल सकता है। और जो पूंजी निवेश कर रहे हैं करीबन 800 करोड़ रुपए का FY23 में, उससे विभिन्न प्रोडक्ट्स में इनकी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है उससे आगे चलकर जो डिमांड अगर बूस्टअप होती है तो कंपनी एकदम क्लियर कट रेडी रहेगी उस चीज को सप्लाई करने के हिसाब से। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन पिक्स ICICI डायरेक्ट की तरफ से आती हुई कुशल की तरफ से। आइशर मोटर्स, एक्सिस बैंक, हैवेल्स इंडिया। बढ़ते आगे और एक बिल्कुल किरण जी के लिए किरण का कमाल। बताएं सर। अनिल जी, शानदार रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वाली स्ट्रैटेजी में लाया हूँ ऑप्शन के द्वारा ट्रेड करने के लिए। ये व्यू रहेगा 3 से 4 दिन के लिए, यानी वर्स्ट कम सिनेरियो फ्राइडे तक ये पोजीशन रखनी है। बैंक ऑफ बड़ौदा का 132 एट द मनी वाला कॉल ऑप्शन, जो कि अभी 4 रुपए 15 पैसे 4 रुपए 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, वही लेना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 3 रुपए 30 पैसे यानी 80-90 पैसे का रिस्क रहेगा। पहला टारगेट 6 रुपए, दूसरा टारगेट 8 रुपए, ये दोनों टारगेट्स आपको शुक्रवार तक देखने को मिल जाने चाहिए। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है अनिल जी, बहुत शानदार है। आज अप मूव बहुत अच्छी आ गई है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आ गए। और मेरा कैश में टारगेट मेरा पहला 140 रहेगा, दूसरा 143 रहेगा। और ऑप्शन चेन डेटा में भी देखने को मिलता है 140 में सबसे ज्यादा जो हुआ है उधर अनवाइंडिंग चालू हो गई है। तो मेरा मानना है कि जैसे एक्सपायरी नजदीक आती नजर आएगी, आपको इधर शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट ये देखने को मिलेगा, जहां पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा कॉल ऑप्शन के द्वारा। इस वाले लेना है ना किरण जी? 135 वाला आने। हाँ, 135 वाला बराबर है। 135 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, ऐसा किरण जी का कहना है।
बैंक ऑफ बड़ौदा का। नितिन जी करते हैं उनका स्वागत सर। आइए निफ्टी के निशानेबाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितिन मुरारका। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर, बाजार में तो एक्शन बन रहा है, आपकी क्या राय है? देखिए, व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए। आज खुलने के बाद काफी पॉजिटिव डेटा बने हैं, तो यहाँ पे 17,300 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 112, 115, 118 इसी रेंज में मिलनी चाहिए, और इसके टारगेट 175 तक के होंगे। स्टॉप लॉस 80 रुपए का होगा। डेटा आज पॉजिटिव बने हैं, बैंक ने लीड किया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आज रात में टेक और डॉ जोन्स में एक बाउंस बैक है, क्योंकि वो भी काफी ओवरसोल्ड कंडीशन में है, तो वो बाउंस भी आ सकता है, जिसके कारण कल वापस पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पे 300 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। 300 की कॉल नितिन जी को पसंद आ रही है, 112 में आपको मिल रही है, 175 का टारगेट और 80 का होगा इस पर स्टॉप लॉस। अच्छे एक्शन में दिख रहा है बाजार। बैंक निफ्टी, हाँ पूछो बैंक निफ्टी, नितिन जी तो बैंक निफ्टी पूछा है। नितिन जी बताएं सर, 39,900 के करीब बैंक निफ्टी, क्या करना है इस समय? देखिए, बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा इनफैक्ट सुबह से ही बन रहा है, और बैंक निफ्टी में जो लीडरशिप डेटा बना है वो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक में बन रहे हैं, और कोटक बैंक में भी डेटा पॉजिटिव ही है। तो ओवरऑल जो बड़े बैंक हैं उसमें डेटा पॉजिटिव है, वो इंडिकेट कर रहा है कि हम ऊपर की तरफ ही मूव करेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए, और बैंक निफ्टी यहाँ से कम 300 से 400 पॉइंट का एक पॉजिटिव ओपनिंग कल दे सकती है। ओके, तो बैंक निफ्टी पर ज्यादा भरोसा है, और यहाँ पर आपको 300 से 400 पॉइंट की कल मूव दिख सकती है, यानी कि 40,000 का लेवल क्रॉस करने के लिए तैयार हो रहा है बैंक निफ्टी आपके लिए इस समय। मूव आ रही है बिल्कुल बढ़िया वाली, और डेज हाई पर है, हाई के आसपास आ रहे हैं, और 17,325, 350 निफ्टी भी पहुंचने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आ गया। अमेरिका ने चीन में काम करने वाले अमेरिकियों के सामने कुछ ऐसी स्थिति खड़ी कर दी कि वो अपनी नौकरी छोड़ने पर हो गए मजबूर, और इसका असर पड़ सकता है भारतीय कंपनियों पर भी। कैसे? प्रॉब्लम चीन में, नौकरी अमेरिकन छोड़ रहे हैं, और असर भारतीय कंपनियों पर पड़ रहा है ना, ट्रायंगल एकदम। तो इसी ट्रायंगल को एक्सप्लेन कर रही है नूपुर बताइए। हाँ सर, ट्रायंगल। चाइना, अमेरिका, इंडिया, क्या है ट्रायंगल? लव तो नहीं है, लेकिन हेट ट्रायंगल है। हाँ, तीनों के बीच में हेट ही है। हाँ सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है सेमीकंडक्टर, ये जो मेन ट्रायंगल का बीच का पार्ट है, इसी के चलते ये तीनों ट्रायंगल बनाया। अब फोर्सफुली कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल को लेके कुछ नीतियाँ आई है बाइडेन सर की तरफ से। उनका कहना है, एक्चुअली उन्होंने फोर्सफुली कहा है अमेरिकन वासियों को कि अगर आप चाइना में काम करेंगे तो आपको अमेरिकन सिटीजनशिप जो है वो छोड़नी पड़ेगी। अगर वहाँ या तो आप जॉब छोड़ दीजिए या अमेरिकन सिटीजनशिप जो है उनकी वो छोड़ दीजिए। इसी के चलते हमने पिछले हफ्ते देखा जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं सेमीकंडक्टर और जो जितनी भी कंपनी से, वहाँ पे काफ़ी सारे रेजिग्नेशंस आते दिखे। जो भी अमेरिकन एग्जीक्यूटिव्स और इंजीनियर्स इस इंडस्ट्री में, उन्होंने सबने अपने रेजिग्नेशन दे दिए। और ये जो चाइना का जो मार्केट है चिप और सेमीकंडक्टर को लेके, वो फ़िलहाल हॉल्ट पे आ गया। ज़ीरो प्रोडक्शन वहाँ पे फ़िलहाल दिख रहा है। और इनफैक्ट जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि पूरा का पूरा मार्केट कोलैप्स हो चुका है और कोई सर्वाइवल के चांसेस नहीं है। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था कि ये जो बनाने के लिए जो मशीनरी यूएस से एक्सपोर्ट होती है चाइना में, उस पर भी अब कंपनीज को वापस से लाइसेंस लेना पड़ेगा और उससे भी इम्पैक्ट आ सकता है। अब इंडियन कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट आएगा, हो सकता है फिलहाल इस क्वार्टर में आपको ना दिखे, तीसरे क्वार्टर में भी ना दिखे, क्योंकि इन्वेंट्री स्टॉकअप की हुई है सेमीकंडक्टर को लेकिन अगर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है, क्योंकि हम बहुत डिपेंडेंट है चाइना पे, तो आपको चौथी तिमाही में इसका इम्पैक्ट आता दिखेगा। फिलहाल भारत का यही है, हमारी कंट्रीज़ का यही है कि हम इस पे फोकस करें और इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं। इस पे पीएलआई आ चुकी है, काफ़ी सारी कंपनीज इनिशिएट कर रही है, केपेक्स बढ़ा रही है, सेमीकंडक्टर हम इन हाउस बनाएं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, अगर वर्कर्स नहीं आते और प्रोडक्शन शुरू नहीं होता है, तो चौथी तिमाही में हमारे ऑटो कंपनीज पे भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा। ओके, तो ये बड़ा सेमीकंडक्टर्स का इशू पिछली बार ताइवान से आया था, इस बार चाइना से आ रहा है। समस्या बड़ी है बहुत ज़्यादा। जितनी जल्दी हमारी खुद की फैक्ट्रीज लग जाएं सर, उतना ही बेटर है। डिपेंडेंसी खत्म हो एक बार के लिए। चिप्स इतनी छोटी सी है, कॉम्प्लिकेट इतना ज़्यादा मामला बड़ा सीरियस है। और सिर्फ ऑटोज नहीं, काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होती है ना। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, तो एक ही इंडस्ट्री नहीं है, काफ़ी सारा इम्पैक्ट है। ओके,
तो इस बीच रूस से एक बड़ी खबर आती दिख रही है, 1 नवंबर से रूस ऑयल एक्सपोर्ट पर ड्यूटी घटाएगा। अरे कच्चा तेल सस्ता हुआ, वाह, डिस्काउंट ओके। ऑयल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाकर $42.60 प्रति टन की जाएगी। पहले कितनी थी समझेंगे, लेकिन कुल मिलाकर ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आ रही है। अरे भाई कच्चा तेल भी दिखाओ जरा, थोड़ा नीचे लाओ। थोड़ा तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है। कच्चे तेल पर एक्सपोर्ट, यानी कि रशिया से जो भी एक्सपोर्ट होता है कच्चा तेल, उस पर ड्यूटी कम होगी। तो जो खरीद रहे हैं भाई लोग, उनके लिए कच्चा तेल थोड़ा हो जाएगा सस्ता। इसका मतलब ये हुआ, बराबर है दीप? बिल्कुल सर, बहुत देखो आया ना 92 के नीचे, वैसे तो है ही 91.5। हमारे मृत्युंजय हमें अच्छे से समझाएंगे भी ये कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि कच्चे तेल पर ड्यूटी कम होने की खबर आती दिख रही है रशिया की तरफ से, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस पर दबाव जरूर डालेगी। बिल्कुल सर। तो कट है और अच्छा कट है, लंबे समय बाद आप ये कट आते हुए दिख रहे हैं। अच्छी बात है कि रशिया की तरफ से ये एक इम्पॉर्टेंट मेजर लिया जा रहा है। ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर हमें आती हुई दिख रही है। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं रशिया जो बाकी परेशानी से जूझ रहा है, एटलीस्ट यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी खबर रशिया यूक्रेन की तरफ से आती हुई दिख रही है। चलिए नजर रखाई जाएगी इस पर। वागले साहब ऑयल कंपनी से अच्छी बात है। वागले साहब के पास चलते हैं और लेते हैं एक कॉल। वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, मोमेंटम पॉजिटिव साइड की तरफ ही है। मुझे अंबुजा सीमेंट BTST में लेके चलना है। 520 22.5 का भाव है। 515 का स्टॉप लॉस होगा। 530 532 का टारगेट होगा, जो मुझे लगता है कल सुबह पहले घंटे में ही आना चाहिए। तो ये है आपके लिए अंबुजा, जिस पर अभी बात चल रही थी। आशु जी ने भी 1:1 स्प्रेड बनवाया था, बुलिश व्यू है उनका। वागले साहब को भी पसंद है 530 532 के टारगेट्स के लिए। आइए चलते हैं सचिन जी के पास, BTST। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर BTST करना है इंडसइंड बैंक के फ्यूचर में। लगभग 1 महीने से यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है। वो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन के वापस बेस से एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन है। तो ये रिकन्फर्म कर रहा है स्ट्रेंथ को, एंड मुझे लग रहा है लगभग 1220 के आसपास का जो एक हर्डल है वो जल्दी क्लोजिंग बेसिस पे भी पार होना चाहिए। एंड 1260 का एक पोजिशनल टारगेट यहाँ पर अचीव हो जाएगा अगले कुछ दिनों में। तो खरीदारी करनी है इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1181 पे। कल के लिए टारगेट होगा लगभग अराउंड 1225 तक का, बट पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1260 का। ओके, तो 1225 और 1260 के टारगेट की खरीदारी करें इंडसइंड बैंक। एक एक करके बैंक्स पर मोमेंटम आपको और जबरदस्त हो रहा है। 39,900 के पार आपको बैंक निफ्टी जाते हुए दिखा। अनिल जी, जो आज आपने हायर एंड रेंज दी थी, कहा था कि 3.5 में निकला भाई, देखो एग्जैक्ट 3.5 हाँ, एग्जैक्ट 3.5 अभी भी 17,305.10 पे। 325 नहीं क्रॉस हो रहा। निफ्टी बैंक निफ्टी सही लेवल पर है। मजेदार है, टाइमिंग और लेवल का कोरिलेशन जो बन रहा है ना, बहुत ही गजब का, अद्भुत। डेटा रीडिंग सही रही है, अद्भुत डेटा बढ़िया है, डेटा बढ़िया बने हुए हैं। टाटा कम्युनिकेशंस, इसके आने वाले हैं नतीजे, और नतीजों से पहले स्टॉक में आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। डेज हाई के करीब आपको टाटा कॉम आते हुए इस समय दिख रहा है। सुमित जी जरा देखें सर टाटा कॉम का चार्ट। दीपांशु, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना है। स्टॉक डे हाई के पास ट्रेड कर रहा है और कल का और परसों का हाई तो ब्रेक भी हो चुका है। स्टॉक के अंदर अभी अगर नीचे में 1170 के लेवल नहीं टूटते और स्टॉक यहाँ पे 1200 का लेवल ऊपर में तोड़ देता है, तो ये तेजी एक्सटेंड होगी, ये तेजी कंटिन्यू रहेगी और ऊपर में फिर 1230 रुपए से लेके 1250 रुपए तक का मूव टाटा कॉम के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। 1200 के ऊपर 30 से 40 रुपए का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए और पोजिशनरी हो सकता है 1300 रुपए तक का लेवल भी आने वाले दिनों में देखने को मिले। 1300 रुपए तक के लेवल, 100 रुपए की तेजी यहाँ से, वेरी गुड। टाटा कम्युनिकेशन तो चलना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। टाटा कम्युनिकेशन के आने वाले हैं नतीजे कल ही है ना, हाँ कल ही रखते हैं। आइए, तो कुशल हमारे साथ तैयार है नतीजों का अनुमान बताने के लिए। कुशल, नतीजे कल आएंगे ये तो हमें पता है, इसके अलावा आपको क्या पता है? सर, इसके अलावा नंबर्स पता है कि इनके नंबर्स क्या आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? फाइनल रेवेन्यू फ्रंट पर एक्सपेक्टेशंस यही है कि करीबन 2 से 2.25% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 4,385 करोड़ पर। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफा यहाँ पर भी स्लाइटली, और ये सारे नंबर्स मैं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बता रहा हूँ, 1,086 करोड़, ये आपको नंबर ध्यान में रखना है बिड्डा लेवल पर। इनफैक्ट कंपनी की मार्जिन्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का अनुमान है। अब 25% पिछली तिमाही में थी और इस बारी 24.8% पर हम मार्जिन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही कंपनी का मुनाफा
देखिए तो 361 करोड़ पर हमारी एक्सपेक्टेशंस है। इनफैक्ट जो मॉनिटरेबल चीज़ है इसमें जो आपको देखना है ध्यान से, उसका आगे आने वाला जो ग्रोथ आउटलुक है, खासकर डेटा रेवेन्यू और वॉइस रेवेन्यू पर कंपनी की क्या कमेंट्री रहती है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। टाटा कम्युनिकेशंस, इसके नतीजों पर रहेगी नज़र। काफ़ी एक्साइटमेंट बना हुआ है टाटा कम्युनिकेशंस पर, TTML पर हमने रिसेंटली देखा लगातार कई दिनों तक सर्किट लगा था। हम देखते हैं नतीजों से टाटा कम्युनिकेशंस पर क्या निकल कर आता है। बट स्टॉक नतीजों से पहले अच्छे एक्शन दिख रहा है, ये आपके लिए बढ़िया बात है। बैन में है बट डेल्टा कॉप भी मोमेंटम पकड़ रहा है। अभी आशु जी कह ही रहे थे 205-200 के लेवल्स पर अच्छा बाय है। 210 से आज यहाँ पर आपने अच्छी खरीदारी आते हुए देखी है और स्टॉक फिलहाल तेजी से ऊपर जा रहा है, करीब 2.5% ऊपर। डेल्टा कॉप भी आपको दिखेगा। एक और काउंटर जहां पर आपको थोड़ा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है, इस पर रखिए नजर। एक मूव आ रही है सीमेंट काउंटर्स में, तो ACC अंबुजा की अभी बात चल रही थी, JK सीमेंट भी आपको एक पॉजिटिव रुझान दिखाने की कोशिश में है। ये स्टॉक भी रेडार पर रहना चाहिए, इस पर भी एक्शन आपको बन रहा है। और इंडियन होटल्स, ये भी आज बाउंस बैक कर रहा है। इनफैक्ट आज पूरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आपको एक अच्छी मूव दिख रही है। किरण जी, इंडियन होटल्स यहाँ पर भी रिसेंटली हमने देखा था कुछ बड़ी सेलिंग हुई थी, थोड़ा रोटेशन हुआ था, अब वापस मोमेंटम में इंडियन होटल्स। जरा राय दें सर इस चार्ट पर। बिल्कुल दीप, एक अच्छे सपोर्ट से यह स्टॉक निकला है, तो मेरा मानना है कि 310 एक अभी शॉर्ट टर्म के लिए एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम 330-340 तक ले जा सकता है इस स्टॉक को। जो रिट्रेसमेंट होना था लंबे 270 से 350 के मूव का, वो हो चुका है और मेरा मानना है कि वापस एक बार हम 330-340 के लेवल जल्दी देखने को मिलेंगे। लॉन्ग पोजीशंस के लिए ये पोजिशनल टारगेट्स रहेंगे। लॉन्ग पोजीशंस के लिए आपके स्टॉप लॉस 310 के नीचे होने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए इंडियन होटल्स, जहां पर रखनी है नजर। कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स पर रखिए फोकस, वहां पर एक मूव आ रही है, एक स्पाइक अभी अभी आपको आते हुए दिखा है, उस पर करना है फोकस। मेट्रो ब्रांड्स, यहाँ पर आपको एक बड़ी मूव आती हुई दिखी है, 7% ऊपर आपको मेट्रो ब्रांड्स का चार्ट दिख रहा है। सत्य जी जरा एक बार चार्ट देखें सर मेट्रो ब्रांड्स के। दीपांशु, यहाँ पर प्राइस एक्शन तो काफी इंटरेस्टिंग है। एक डेज लो बनाने के बाद लगभग पिछले 4 दिनों के कैंडल्स को इसने एनगल्फ कर लिया है, तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन विद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग मुझे लग रहा है 908 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी इसमें लॉन्ग क्रिएट किए जा सकते हैं। जो एक लाइफ हाई बना था लगभग अराउंड 980 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर प्राइस एक्शन इन प्ले आना चाहिए। एंड पैटर्न के लिहाज से जो टारगेट बनता है लगभग 19 सितंबर के आसपास एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन से ब्रेकआउट हुआ था, जिसके पैटर्न टारगेट अभी भी पेंडिंग है, जो लगभग अराउंड 1058 के आसपास प्लेस्ड है। तो जरूर इसमें खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने हैं 1058-1060 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 908 के आसपास आपको लगाना चाहिए। यह है मेट्रो ब्रांड्स पर राय सचिन जी की तरफ से आती हुई आपके लिए। नतीजों का सीजन है जोरों में और अब आएंगे नतीजे L&T टेक्नोलॉजी के। कल LTI के आगे LTTS के आगे बाकी है। कंफ्यूजिंग है। नहीं, मेरे को तो आराम से आएगा, ये इससे याद हो गया चीजें। क्या LTI और LTTS? हाँ, LTI मतलब इन्फोटेक, TS मतलब टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो ये बड़ा इजी हो गया मेरे भी पहले आप ही की तरह कंफ्यूजन था, फिर मेरा अब इजी हो गया। सो LTTS, इसके आएंगे नतीजे। कुशल बताइए कैसे रहेंगे रिजल्ट? LTI की तरह मजबूत? सब मजबूती रहने का अनुमान है। अब दोनों भाइयों में या दोनों भाई बहनों में या दोनों भाई बहनों में क्या फर्क है? मतलब जो भी उनकी रिलेशनशिप, ये दोनों भाई भी हो सकते हैं, दोनों बहनें भी हो सकती हैं, और एक भाई एक बहन भी हो सकता है। L&T इन्फोटेक और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। हाँ, इन दोनों कंपनियों में क्या फर्क है? सर दोनों ही वैसे तो IT कंपनियां ही हैं। हाँ। और जो भी अपने नंबर्स या जो वर्टिकल्स में ये डील करते हैं, दोनों का एग्जैक्टली सिमिलर, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं दिखा मुझे। एक क्यों नहीं करवा देते आप? अब ये इनके ऊपर है, L&T के ऊपर है। हम तो आप ही को बोल सकते हैं, आप ट्रैक करते हैं, इसलिए एक करा तो कम से कम रिजल्ट एक बनाने पड़ेंगे, स्टॉक एक ट्रैक करना पड़ेगा, माइंट्री भी अभी तो। हाँ, बागल साहब को चार्ट एक ट्रैक करना पड़ेगा। कितना काम, देश का 50% मतलब ये अनप्रोडक्टिव चीजों का काम आधा रह जाएगा। कोशिश करिए। पहले माइंट्री के साथ करवा देते हैं। हाँ, माइंट्री भी तो बाकी है, तो 3 मिला के एक हो सकता है। हाँ, तो माइंट्री, LTTS, LTI। चलो जब होगा तब होगा, फिलहाल तो अनुमान बताया। बिल्कुल सर। तो फिलहाल L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज नंबर्स के लिहाज से यहाँ पर कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीबन 4.5% की ग्रोथ रहेगी, और इसका इम्पैक्ट आपको डॉलर आय पर आता हुआ दिखेगा। करीबन 3.3% की ग्रोथ के साथ 24.75 करोड़ पर कंपनी अपनी
डॉलर आय घोषित कर सकती है। जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, 18.5% पिछली तिमाही में था, इस बारी 17.3%, क्योंकि जिस तरह से सैलरी हाइक्स हुए हैं उसकी वजह से मार्जिन्स पर इनके दबाव रह सकता है। बट डेफिनेटली यही देखना होगा कि कंपनी का मुनाफा किस तरह से निकलता है। करीबन 280 करोड़ पर हम इनका प्रॉफिट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 274 करोड़ के मुकाबले। और गाइडेंस हमारी एक्सपेक्टेशंस यही है कि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू टर्म्स में 14.5 से 16.5% और 18% की एबिट मार्जिन कंपनी FY23 के लिए अपनी गाइडेंस बरकरार रख सकती है। तो ये देखना होगा कि गाइडेंस पर क्या अपडेट आता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के नतीजों के अनुमान को लेकर कुशल की तरफ से। अच्छा, एक और याद आया, इसके रिजल्ट्स कल आ रहे हैं ना। कल हमारा एक और विशेष आयोजन जो मुझे याद आ गया, और वो है रिदम देसाई साहब, मॉर्गन स्टैनली इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर। और मॉर्गन स्टैनली वो संस्था है जो देश की दिग्गज एफआईज में से एक है। रिदम सर उसके एमडी है और दुनिया भर की एफआईज की कामकाज पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। आज दीप मैंने उनके साथ दिवाली का स्पेशल इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, जो कल सुबह हम सुनाएंगे आपको 11 बजे। ठीक है, तैयार है? बिल्कुल सर, हमारा प्रोमो तैयार है। पहले ये देखिए और प्रोमो देखने के बाद मन ना हो जाए इंटरव्यू देखने का तो बताइएगा। ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए भारतीय बाजारों पर क्या व्यू, क्या आउटलुक है? क्या तेजी हो सकती है या उससे पहले थोड़ा और हमें खराब होना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट्स के साथ में? अगर आप 3-4 साल का व्यू पकड़े तो इंडिया की सिचुएशन बहुत अच्छी है। अच्छा सर, इंडिया में कहाँ बुलिश रहना है अब इस ग्लोबल माहौल के बीच में? आपको क्या लगता है क्या अच्छा होगा इंडिया में? एक तो फाइनेंशियल्स, ओके पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, फिर आप कंजम्पशन में देख लो लग रही है, और इंडस्ट्रियल्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कैपेक्स बूम आ रहा है। तो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स बड़ा डटकर मुकाबला कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा आ रहा है, खुद भी लगा रहे हैं। क्या लगता है आपको, लोकल लिक्विडिटी सफिशिएंट है एफआईज का मुकाबला करने के लिए? एक्चुअली अनिल जी, मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे कहने की ज़रूरत है कि एफपीआई नहीं समझे है कि भारत में क्या बदलाव आया है। अच्छा, सर ये आखिरी स्टेटमेंट बहुत ही जबरदस्त था, और वो भी एक एफआई एक्सेप्ट कर रहा है कि एफपीआई नहीं समझे हैं कि भारत में चल क्या रहा है इस समय। मैं इसलिए बोलता हूँ दीप, मैं ऐसे थोड़ी खाली इसलिए थोड़ी बोलता कि लोगों को अच्छा लगे कि इसलिए मैंने तीसरी महाशक्ति नाम दे दिया। जब नहीं थे तो हम बोलते थे एफआईज आए बेचने, भाई दुम दबा के बैठ जाओ पीछे, भाई पैसे कमाने ना अल्टीमेटली, लड़ना थोड़ी है ना, मूंछ का थोड़ी सवाल है। अब आज हमारी ताकत है, हम लड़ भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। तो मैं रोज बोलता हूँ तीसरी महाशक्ति और हम जीतेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है दीप, 15,000 करोड़ पेंशन फंड्स में जाता है हर महीने। जो सरकार ने 15% आपका कर दिया कि आप पेंशन फंड्स अपने पीएफ और ये वाले जो है ये सब इनमें डाल सकते हैं, तो उनका 14-15,000 12-15,000 करोड़ रुपया महीने का वहां से आ जाता है। 12-13-15,000 करोड़ की आपकी एसआईपी आ जाती है। ठीक है, 25,000 करोड़ का ये इंतजाम हो गया। बाकी 2-5,000 करोड़ इधर उधर 5-7,000 करोड़ आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो कोई बात नहीं। 5-7,000 करोड़ निकल भी जाए तो भी 20,000 करोड़ है। तो 20,000 करोड़ तो आपके महीने के कहीं नहीं गए। अब एफआईज बेच के कितना बेचेंगे? साल के 2 लाख बेचे, 2.5 लाख बेचे तो भी 20,000 करोड़ के सामने 20,000 करोड़ है ना हमारे पास। बिल्कुल है, मैच कर रहे हैं, महीने के महीने हमारे उतने पैसे हैं। बिल्कुल है, तभी तो आप तीसरी महाशक्ति हैं, है कि नहीं? वो रेवोल्यूशन सिंपल को फॉर्मूला, कैलकुलेशन साफ है। तो इसलिए हम गिरते नहीं है। सब बोलते गिरते नहीं गिरते, अरे गिरेंगे कैसे? पैसा तो आ रहा है ना, पैसा आ रहा है। वो जमाना चला गया था जब एफआईज बेच के जाते थे, रिटेल के पास रह जाता था माल, और फिर 6 साल का इंतजार करो, अगला बूम आएगा तेजी का, तब भाव आएंगे, वो भी सारे शेयरों के नहीं आएंगे, सेंसेक्स निफ्टी के आएंगे, तब निकलने की सोचना। टाइम चला गया वो। अरे अभी तो कुछ नहीं थी। एक चीज़ बताऊँ पक्का, बताइए सर, अमेरिका का हाल बहुत खराब है, बहुत गंदा है। अगले 6 महीने और खराब होगा, सब बोलते हैं सर। कितना गिरेगा? 10%, 15%, 20%, करेक्ट, 25%, फिर तो रुकेगा। अगर समझो 6 महीना 12 महीना अमेरिका ठीक हो गया, उसके बाद तो ठीक होगा, बिल्कुल होगा। साल भर बाद जब अमेरिका ठीक होगा और हम तो ठीक हैं ही, हम भी थोड़ा और खराब होकर ठीक हो, जब दोनों मार्केट हमारे ठीक होंगे, हमारा तो अभी से है, तब क्या होगा? तब तो सीधा ऊपर तब सोचो, शूट अप करेगा जब अभी तो एक बेच रहा है एक ले रहा है, जब दोनों लेने आएंगे
डबल बोनांजा। और ये होगा हिंदुस्तान में, होगा। आप और हम करेंगे सर, देखेंगे, साथ में करेंगे, भरोसा रखो। हाँ, रोज वाला काम अपनी जगह वो तो है। चलिए रोज ऊपर नीचे होता है, ऐसा नहीं कि ग्लोबल खराब हो रहा तो हम खराब नहीं होंगे भी। 17,000 वाला 15 भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, 16 हो जाए बड़ी बात नहीं, वो सब चलेगा। लेकिन अगर आपका व्यू 3 साल का है, आपका व्यू 5 साल का है, तो फिर ये तो गोल्डन चांस है जो अमेरिका की वजह से आया है या आएगा। बिल्कुल सर। आइए, कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार हैं जय ठक्कर। जय, स्वागत है आपका। पहले तो स्वीकार करें बधाई, सुबह 39,600 वाला कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का मजा आ गया। मजा नहीं मतलब कुछ ज्यादा ही मजा आ गया, एकदम तोड़ फोड़। क्या है, हैशटैग बूम। वही ना जय, वही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही बढ़िया। 17,150 का कॉल ऑप्शन, और आज सुबह से जय ना फुल बैटिंग में लगे हुए हैं। 3 कैश का ऑप्शन दिया, 3 कैश का ऑप्शन। ब्रेकफास्ट में क्या लिया था? क्योंकि जय का तो काम खाने से ही चलता है। बिल्कुल क्लियर यही रोज खाइए, या ये हम सबकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है आपका उपमा खाना। बताया जाए, एक बार तो अपडेट दीजिए। बहुत ही शानदार कॉल, तीनों दिन के बहुत जबरदस्त है, अनडाउटेडली। थैंक यू वेरी मच अनिल जी। अनिल जी, निफ्टी पर तो टारगेट ही आ गया। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा 100 पॉइंट्स का मूव कॉल ऑप्शन में 39,600 के कॉल ऑप्शन में देखने मिल रहा है। अभी भी अच्छा ट्रेड कर रहा है वहां पे, और डॉक्टर रेड्डीज में भी एक अच्छा खासा मूव हमें ऊपर की तरफ देखने मिला। तो यस बिल्कुल अनिल जी, सारे ही तीनों ही कॉल्स में अच्छा मुनाफा देखने मिला है। थैंक्स फॉर एक्नॉलेजिंग इट। अनिल जी, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार में आपको यहाँ से और फर्दर अपसाइड देखने मिलेगी, बिकॉज मॉर्निंग में तो 17,200 के ऊपर आया। सो एक फर्स्ट इंडिकेशन था कि इट विल इंच टुवर्ड्स 17,300, बट अब 17,300 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। एंड बैंक निफ्टी तो अच्छा कर ही रहा है, इज हेडिंग टुवर्ड्स 40,000। सो अनिल जी, 17,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदना है, जो 125 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। 125 पर खरीदे इसे। 17,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा दैट वुड बी एट 73। सो 125 पर खरीदे, 73 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट अनिल जी यहाँ पे निकल कर आ रहा है, वो है 177 का। सेकेंड टारगेट विल बी 208 का। सो 177, 208, ये दो टारगेट्स के लिए 17,300 का कॉल ऑप्शन खरीदे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये 17,300 के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, हालांकि ये 300-350 की रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं प्रियम्प्ट कर रहा हूं कि ये ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। नेक्स्ट लेवल जो हमें निफ्टी में अब यहां से देखने मिलेगा अनिल जी, दैट शुड बी 17,550, 610। ये रेंज टेस्ट हो सकती है निफ्टी में यहीं से। अब इमीडिएट बेसिस पर नीचे में जो एक सुबह 17,050, 17,100 के आसपास के जो लेवल्स थे वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे, अब थोड़े ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर 17,200 पर हो गए, विच वाज द हर्डल इनिशियली। सो 17,200 नीचे की तरफ, 17,550, 600 ऊपर की तरफ। तो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा फेवरेबल है लॉन्ग साइड पर, डिस्पाइट मार्केट एक रेंज में, बट अपर एंड ऑफ द रेंज तक जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मार्केट बट अपर एंड मार्केट टेस्ट कर सकता है, और इसलिए 17,300 की कॉल आपको खरीदनी है। थोड़ी देर पहले नितिन जी भी 17,300 की कॉल खरीद रहे थे, और टारगेट्स भी सिमिलर आए थे जय की तरफ से। तो 17,300 इस पर रखिए नजर, इसके ऊपर ही बाजार आपको टिकते हुए भी दिख रहा है। आइए फिर फाइनल स्ट्रैटेजी ले लेते हैं आज की अनिल जी की तरफ से। अनिल जी, जो 3-5 को आपको लेवल चाहिए थे उसके तो ऊपर ही हैं बाजार। डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर 325 अंक ऊपर, तो लग रहा है कि आज फाइनली रिबाउंड आ सकता है अमेरिकी बाजारों में। हालांकि फ्राइडे को फेल जरूर हुआ था वो रिबाउंड, और बाकी ग्लोबल क्यूज भी अच्छे हैं। यूरोप भी पॉजिटिव है, रुपया स्टेबल है, कच्चा तेल भी परेशानी नहीं कर रहा है, तो एक्शन तो ठीक है बाजार का। हमें क्या करके जाना है? तो दीप, सुबह भी हम ये बात कर रहे थे, अभी भी ये कहूँगा कि अमेरिका की वॉलेटिलिटी को लेकर मैं चिंतित नहीं हूँ, बल्कि मैं उसमें पॉजिटिव देखता हूँ, क्योंकि एक दिन ऊपर एक दिन नीचे दिखाना कि यहाँ पर दोनों तरह के जो लोग हैं वो बराबर हैं। जिनको बेचना है वो भी जोर से बेचना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं वो भी पहली बार बड़े दिनों बाद खरीदने के लिए नीचे के लेवल पर आए। इसलिए एक दिन ऊपर खुलते, एक दिन नीचे खुलते, जहाँ खुलते उसके विपरीत नीचे खुलेंगे, डे हाई पर बंद हो गए, ऊपर खुलेंगे डे लो पर बंद हो गए। एक आध दिन अगर और ऐसी वॉलेटिलिटी हो जाए तो हो जाए, और नहीं हो तो आप बढ़ भी सकते हैं। सो व्यू पॉजिटिव साइड पर है। बस डर वही कि पिछले 4 दिनों का 5 दिनों का जो हमने ज्ञान सीखा है उसको देखकर ये लगता है डे हाई पर बंद होते नीचे खुलते दूसरे दिन। तो आपके पास फॉर्मूला क्लियर है, आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाकर रखना है। 17,100 का पुट ऑप्शन खरीद कर फ्रेश खरीदना है, तो इसी कंडीशन पे कि अगर कल 17,100, 17,150 खुला तो और लूंगा, नहीं तो नहीं।
ऐड करने के लिहाज से अगर आपकी हिम्मत हो तो और ऐड करें। शॉर्ट है 17,500 का कॉल खरीदकर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को हेज करके चलाएं। 200 इधर 200 उधर तक में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इससे ज़्यादा मूव अगर बड़ा किसी वजह से आ जाए तो उसकी हेजिंग जरूर होनी चाहिए। लॉन्ग पोजीशन रखते तो हेजिंग जरूर रखिए, क्योंकि डे हाई पर बंद हो रहे हैं और गलती की गुंजाइश कम है। और ओवरनाइट आमतौर पर खबरें नेगेटिव साइड पर ही ज़्यादा आती है, पॉजिटिव खाली मार्केट होता है। खबरें नेगेटिव आती है, मार्केट पॉजिटिव। सो हेजिंग रखकर चले, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी 39,950 के आसपास है, 39,900 पर बंद हो रहे हैं। कल 40,000 के ऊपर खुलेगा, टिकेगा तो हम कल खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 39,900 पे मेरी हिम्मत नहीं है भाई, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। वही जो सुबह की बात थी, या तो फिर ये है कि वापस 39,600 आएगा तो आपको ऐड करना है 300-400 पॉइंट नीचे, 1% नीचे खुले तो ऐड करना है। सिंपल ये कि अगर 1% नीचे खुले तो आपकी और लेने की ताकत है तो लेके जाइए, अदरवाइज हेजिंग के साथ रहिए। समझ गया सर। तो हेज रहिए, थोड़ा ध्यान रखिए। अगर सुबह डरने नहीं दिया था तो अब ज़्यादा यूफोरिक भी नहीं होना, ये क्लियर बात है। बट अच्छी खबरों की बात अनिल जी कर रहे थे, तो एक अच्छी खबर जो थोड़ी देर पहले आई, रशिया ने जो अपना ऑयल एक्सपोर्ट टैक्स घटाया है, किस लेवल से घटाया है, क्या है इसके मायने, एक क्विक लिंक आ रहा है नेहा की तरफ से। नेहा बताइए क्या किया है रशिया ने। वाकई ये बहुत अच्छी खबर है और बहुत क्लेवरली रशिया ने प्ले किया है, क्योंकि वो लगातार ओपेक सदस्यों को कह रहे थे कि आप 20 लाख बैरल प्रतिदिन का ऐलान कर दीजिए, और उन्हें ठीक इसी मौके का इंतजार था, क्योंकि मिडिल ईस्ट हमारी जो 85% तेल की रिक्वायरमेंट है, उसका 60% जो रिक्वायरमेंट की भरपाई है वो मिडिल ईस्ट करता है। सऊदी अरेबिया नंबर 1 सप्लायर है हमारा, उसके बाद इराक, यूएई आते थे, लेकिन अब उनको पछाड़कर रशिया दूसरे नंबर पर आ गया है। अब पूरी तरह से, क्योंकि यूरोप से उनको दिसंबर में बाइकॉट पूरी तरह से उनके तेल, क्रूड और सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कर दिया जाएगा। अमेरिका, वेस्टर्न अफ्रीका, सबने उनको बैन कर दिया। तो अब उनकी पूरी उम्मीद चीन और भारत पे बनी हुई है, और इसी के मद्देनजर इन्होंने यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंगली जो पहले अक्टूबर में इनकी एक्सपोर्ट ड्यूटी $44.40 की थी, उसको घटाकर $42.70 कर दिया। मतलब $1.70 के आसपास की इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी में गिरावट की। अब इफेक्टिवली इसके अगर कैलकुलेशंस देखा जाए तो अक्टूबर में रशिया का जो तेल $72.65 का पड़ रहा था, वो अब नवंबर में $70.20 के आसपास का एवरेज पड़ेगा। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। और यही नहीं, इनके बाकी भी जितने प्रोडक्ट्स हैं, नाफ्था, डीजल, हैवी प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम, कोक, सबकी कीमतें नवंबर में गिरेंगी। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी बता दूं कि पिछले महीने भारत ने पहली बार रशिया का नाफ्था 90,000 टन के आसपास है, वो सिक्का पोर्ट पर उतरा है। तो ये एक तरह से प्रोस्पेक्ट अब रशिया खोल रहा है कि भारत अट्रैक्ट हो, और ये इनफैक्ट रिफ्लेक्टेड भी है। मैं कुछ डेटा देख रही थी, सितंबर में रशियन तेल का जो इंपोर्ट है भारत ने बढ़ाया 18.5% से, और ये लगातार बढ़ता दिख रहा है। इस साल की शुरुआत में जहां 1% का शेयर था भारत के रशियन तेल के इंपोर्ट का, वो बढ़कर 21% हो गया। तो भारत के लिए डेफिनेटली विन विन सिचुएशन है। ओके, तो ये है आपके लिए कच्चे तेल पर पूरा का पूरा अपडेट और अच्छी खबर। बिल्कुल सर। नेहा ने कितने समय बाद नेहा आपने अच्छी खबर सुनाई होती तेल को लेकर और तो क्या सुनाएगी नेहा, तो हमें तेल को लेकर ही खुद सुनाती है। पिछली बार कब सुनाई थी? याद नहीं है। हाँ, तो याद होना चाहिए। हम तो जो अच्छा करते हुए याद रखते हैं, हमारा तो स्टॉप लॉस जिस दिन ट्रिगर होता हम याद ही नहीं रखते। नहीं सर, कच्चे तेल को गिराने की बात भी की थी। चलिए बढ़िया है। अच्छा, इस बीच HDFC बैंक नतीजों के बाद आज बैंकिंग शेयरों में जो एक्शन आया, जरा एक बार आशु सर से उस पर भी राय ली जाए। आशु सर, बैंक्स और HDFC बैंक, दें सर अपनी राय। अनिल जी देखिए, HDFC बैंक जैसे आप कह रहे हैं ना, ट्विटर SGX बहुत परेशान कर रहा था। अनिल जी सारा मतलब वीकेंड पे ट्विटर ने इतना तोड़ फोड़ रिजल्ट आ गए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि मैंने अंडर परफॉर्मेंस बोली थी। तो अनिल जी कहाँ क्या हुआ आज बताइए। अभी सुबह 9:15 बजे खिलाफ 3:30 बज रहे हैं, क्या हो गया HDFC में? कुछ नहीं हुआ। पर अनिल जी उससे ज़्यादा ना मैं आपको आज फिर अप्रिशिएट कर रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। अनिल जी मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपकी बात की ना हम सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी वैल्यू है, एंड बीइंग ए बुल, क्योंकि कैरिड अवे होना बहुत आसान होता है इस मार्केट में। और आज मुझे याद है अनिल जी, HDFC बैंक के इतने अच्छे रिजल्ट के बाद जब दीप ने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कुछ नहीं है, जो होना था ऑलरेडी पिछले मतलब वो फ्राइडे को मूव आ गई, वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, 1-8% ऊपर नीचे खुल जाएगा, कुछ नहीं होगा। सो अनिल जी नहीं तो लोग ना बहुत प्री डिटरमिन्ड तैयारी में होते हैं कि चढ़ चढ़ के ले लेते हैं। तो अभी भी अनिल जी मैं ये बोल रहा हूं कि अगर तेजी करनी है हमारे को, तो एक तो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में ध्यान रखना है। इसलिए वो अनिल जी मुझे भी नहीं पता कि कई बार मैं हर बार आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स, लेकिन हर बार तो नहीं आप राइट जा सकते। अनिल जी इंडेक्स में करनी है, इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक। अभी नेहा शायद एक लिंक आपसे शेयर कर रही थी, वो
चिप की प्रॉब्लम्स जो हो रही है, जो चाइना अमेरिका वो जो सारे वर्कर्स को उन्होंने वापस बुला लिया है, तो अनिल जी उससे कभी ऑटोज में इफेक्ट आएगा, कभी किसी में आएगा, कभी किसी का रिजल्ट में आ जाएगा। तो ग्लोब कनेक्टेड है, पर अनिल जी नहीं आ सकता तो इंडेक्स में नहीं आएगा। एक टाटा मोटर खराब होगा, महिंद्रा खराब होगा, कोई और खराब होगा। तो अनिल जी बैंक्स में भी मैं अभी भी बोल रहा हूं, एचडीएफसी और एचडीएफसी, ये अनिल जी होता है ना वो टू लेग रेस हो जाती है जो टांग बांध के, तो दो तो टांग बांध के भाग रहे हैं और एक अकेला भाग रहा है, तो अकेला वाला ज्यादा ही चलेगा। तो अनिल जी आईसीआईसी बैंक और एसबीआई बैंक्स में बिल्कुल शिफ्ट करना चाहिए। नहीं तो अनिल जी आप अगर ये नहीं कर सकते तो मैं बोलता हूं सिंपल इंडेक्स में रहना चाहिए। अनिल जी अगर आप जैसे कह रहे हैं साल में तेजी आएगी 6 महीने में, अनिल जी इंडेक्स आपको धोखा नहीं देगा। आप राइट जाके रॉन्ग नहीं जाओगे, आपके पास गलत स्टॉक चिपक जाएगा, आपके पास अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक चिपक जाएगा, आप सस्ता कोई वोडाफोन आइडिया लेके फंस जाओगे। तो ओवरऑल अनिल जी चीजें ये अंडर परफॉर्मेंस बहुत ढूंढनी है। और अनिल जी आज मॉर्निंग में मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रहा हूं कि यू आर नॉट गेटिंग कैरिड अवे। अनिल जी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी कॉमेंट्री से बहुत लोग प्री डिटर्मिन्ड प्लान करते हैं, और आज 2 दिन में जो आपने किया है तो अनिल जी हैट्स ऑफ टू यू। बहुत दबाव महसूस कर रहा हूं मैं आपकी पूरी भाषण के बाद में। आइए जल्दी से एक बार जरा जय के लिए बिना बिगुल का कॉल। जय बताएं। बिल्कुल अनिल जी ग्रैन्यूल्स में एक अच्छी ब्रेकआउट देखने मिल रही है। तो यहाँ पे इसका आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन 360 के स्ट्राइक का खरीदे, 6 रुपए 40 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है। छोटा सा एक स्टॉप लॉस है 4 रुपए 40 पैसे का, 9 रुपए 80 पैसे एंड 12 रुपए, ये 2 टारगेट्स के लिए आप खरीदे ग्रैन्यूल्स का। 360 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अनिल जी, इसमें अच्छा खासा आपको तेजी 365 370 के लेवल्स तक स्पॉट में देखने मिल सकता है। आई मीन सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेकआउट एज दैट ऑफ कैनरा बैंक देखने मिल रहा है ग्रैन्यूल्स में। तो ये है आपके लिए राय ग्रैन्यूल्स में आती हुई दिख रही। दीप मेरे आंकड़े सही कह रहे हैं, आज कुणाल जी राकेश जी ने सुबह और दोपहर दोनों में कॉल नहीं दिए। एक दी थी एनटीपीसी। अच्छा एनटीपीसी दी थी, ओह ताकि मैं बोल ना पाऊँ कि नहीं दी थी इस वजह से। सुबह तो नहीं दी एनटीपीसी सुबह, अच्छा अभी दी, अभी दी, सुबह नहीं दी, पूरे दिन में। वेरी बिजी नाउअडेज। ओके आइए क्लोजिंग आपकी हो चुकी है प्रोविजनल 17,320 के आसपास और साथ ही साथ 39,950 के आसपास बैंक निफ्टी पर। फाइनल क्लोजिंग का करें थोड़ा इंतजार, ठीक है। ऊपरी लेवल आज का पूरा उसके ऊपर क्लोज हाई के आसपास है, वहीं पर क्लोज होता हुआ दिख रहा है। आइए मराठी एक्ट्रेस मनवा नाइक आज सुर्खियों में है। मनवा ने उबर कैब ड्राइवर पर बदतमीजी और धमकी देने का आरोप लगाया, लेकिन कैब ड्राइवर के बदसलूकी का ये पहला और आखिरी मामला है नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं और बदसलूकी ज़्यादातर महिला यात्रियों के साथ होती है। प्राइस सर्च तो आम बात है, लेकिन ओला उबर के ड्राइवर्स पर राइड कैंसिल करने, यात्रियों को बीच में उतार देने, टैक्सी को साफ नहीं रखने, पेमेंट कैश लेने की जिद करने और ऐसे ढेर सारे बदतमीजी से बात करने के आरोप लगते हैं। आपकी खबर आपका फ़ायदा में शाम 6 बजे इसी पर होगी बातचीत, कैसे ओला उबर पर नकेल कसी जा सकती है। हमारे साथ होंगे डॉक्टर PS पसरीचा साहब जो कि पूर्व डेप्यूटी कमिश्नर मुंबई ट्रैफिक पुलिस के हैं, और साथ ही संजय सम्राट साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट है दिल्ली टैक्सी एसोसिएशन के। इन दोनों से करेंगे हम बात ओला उबर मनमानी जमकर। मनी गुरु में आज से बताएंगे हम दिवाली बम्पर मुनाफा कमाने के तरीके। इस दिवाली पर कैसे करें निवेश का शुभारंभ, किन फंड में और स्कीम से चमकाएं आप अपना पोर्टफोलियो। देखिए 6:30 बजे 10 धमाकेदार फंड हमारा साथ देंगे। दो खास मेहमान बजाज कैपिटल में फाइनेंशियल वेलबींग के ग्रुप डायरेक्टर अनिल चोपड़ा साहब, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज साहब। इन दोनों से करेंगे मुलाकात आज। ये दिवाली डबल डिमांड वाली 10 धमाकेदार फंड। पीएम मोदी ने कल देश में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों को लॉन्च किया और इन डिजिटल बैंक्स के जरिए बैंकिंग सेवा पूरी तरह से डिजिटल होगी, यानी कि आपका हर एक काम घर बैठे हो जाएगा। इंडिया 360 में बताएंगे आपको कि ये डिजिटल बैंक कैसे काम करेंगे, फ़ायदा क्या है, आम बैंकों से कितने और कैसे अलग होंगे, डिजिटल बैंकिंग कहीं से भी मुमकिन। कवर स्टोरी नंबर 2, ब्रिटेन में सब कुछ ठीक नहीं है। वित्त मंत्री को हटाने के बाद अब प्रधानमंत्री लिज ट्रस को उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लिज ट्रस की ही पार्टी में उनके कई नेता उनके खिलाफ हो चले गए। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में। हर महीने वित्त मंत्री बदलने वाला ब्रिटेन क्या अब हर महीने प्रधानमंत्री भी बदलेगा? ये है आज की दूसरी कवर स्टोरी। ट्रस्ट पर ट्रस्ट ना रहा ट्रस्ट ना रहा बिल्कुल सर। 2 महीने भी नहीं है अभी तो। 2 महीने, हाँ 2 महीने तो अच्छा, FM 1 महीना तो ये 2 महीना तो बनता है। ओके,
ब्रिटेन आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है जी। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। तो चलिए ये है आपके लिए आज की कवर स्टोरी। फाइनल क्लोजिंग 17,311 लिफाफा लेवल हमारे सुमित जी का, और 39,920 बैंक निफ्टी, 614 अंक ऊपर, 126 अंक ऊपर निफ्टी, और 491 अंक ऊपर सेंसेक्स। शानदार क्लोजिंग, और सिर्फ 300 अंक ऊपर आपको दिखेगा डाउ फ्यूचर्स। इस वक्त दर्शन कर लीजिए, तेजी के साथ डाउ फ्यूचर्स कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। यह है इस वक्त का कमाल आपके लिए। और नैस्डैक फ्यूचर्स भी 150 पॉइंट ऊपर। बढ़िया मूव सर, 300 पॉइंट। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी और राकेश जी, वैसे तो आप मानसिक रूप से तो पहले ही धन्यवाद हो ही चुके हैं, शारीरिक रूप से भी आपसे धन्यवाद ले रहे हैं। शरीर से थी, आत्मा तो ऑलरेडी शो छोड़ के जा चुकी थी काफी समय से पहले से। जी बंसल जी। अनिल जी, मैंने तो 3 प्रपोजल भेजे थे कुणाल जी को। हाँ, कुणाल जी ने अनिल जी रिजेक्ट कर दिए। आजकल आपका रिजेक्शन कुछ ज्यादा ही हो रहा है बंसल जी। हाँ? खाली कुणाल जी तक है तब तक तो ठीक, बाकी जगह ध्यान रखिएगा जी। नहीं अनिल जी, जब आशु जी शो पे होते हैं तो उस दिन कुणाल जी रिजेक्शन ज्यादा करते हैं अनिल जी। हाँ अच्छा, एक्स्ट्रा एक लेयर और मालूम। फिर तो कुणाल जी ठीक ही कर रहे हैं। धन्यवाद आप दोनों का, सचिन जी, सुमित जी, और साथ ही किरण जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वागले सर, जय ठक्कर साहब और आशु मदान साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।